गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते टीचर। आप अभी जितने भी यहाँ सारे लोग हैं, एक बार फिर से रिमाइंडर डाल दीजिए। जो जो आप एक बार लिस्ट देख लीजिए यहाँ पार्टिसिपेंट्स की, और जो लग रहा है आप उसको कॉल कर सकते हैं, बुला सकते हैं। कॉल कीजिए और उनको यहाँ साथ में बुलाइए। अभी 8:04 हो चुके हैं, तो बहुत ज्यादा वेट नहीं करेंगे और बहुत जल्दी इसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब मैं बड़े मन से लेती हूँ और मुझे ऐसा लगता है जो ये चीज है मैं किसी एक से शेयर कर रही हूँ, और हम वही चीज एक साथ सबके साथ में शेयर कर रहे हैं। जो कुछ चीजें आपसे मुझे सीखने मिलती हैं, कुछ चीजें मैं आपको बताती हूँ, तो एक ऐसी मीटिंग अगर हो रही है जो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो हम बिल्कुल किसी का भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। और जितना ज्यादा टाइम हम सीखने में लगा पाए वो हम करते हैं। तो 1 मिनट और ले लेते हैं, सबको कॉल कर लीजिए, रिमाइंडर डाल दीजिए, ज्यादा से ज्यादा यहाँ संख्या बढ़ाते हैं और फिर इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सब अपने अपने स्क्रीनशॉट लेकर उस पे ग्रुप पे शेयर कर दीजिए। चलिए, तो हमारे साथ ही आते रहेंगे, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने आज टॉपिक समझ ही लिया होगा, ये सबकी नीड बन चुकी है कि जब हम अपने बेस्ट टू बेस्ट प्रोडक्ट, अपने सप्लीमेंट, अपने न्यूट्रिएंट्स लोगों से शेयर कर रहे हैं, उनकी डिजीज को रिवर्स करवाना चाह रहे हैं या उनकी हेल्थ को मेंटेन करवाना चाह रहे हैं, तो हम उनसे हमेशा कहते हैं कि अपनी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव कीजिए, जो भी उनकी डेली रूटीन है उसको और अच्छा कीजिए। तो हमें वो फिर हमसे कहते हैं क्या क्या करना होगा, किस हिसाब से क्या अंडरस्टैंडिंग हमारी हो जाए, जो हम लोगों को सिखाएं कि उन्हें अपने डेली रूटीन में क्या चेंजेस करने हैं। तो आज पूरा 1 घंटा अच्छे से मुझे दीजिए, फोकस यहाँ बना के रखिएगा, और हम जानेंगे कि हमें क्या क्या इम्प्रूव कराना है लोगों का। थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है मेरा सेशन, तो उसमें ऐसा नहीं है। अब हम सबकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो चुकी है, ये सारी चीजें हम लोगों को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं उनको। हम्म। तो हमारा टॉपिक यही है कि हमारा डेली रूटीन रिवर्सल ऑफ डिजीज के लिए होना क्या होना चाहिए। जैसे मैंने अभी बात की, हमारे पास तो वर्ल्ड फेमस और वर्ल्ड के सबसे बेस्ट न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट है। तो हम लेकिन हमें ये बहुत अच्छी तरह सबसे पहले खुद समझना होगा कि वो हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हैं, वो हमारी वेलनेस को मेंटेन करने के लिए हैं, वो हमारी जो अगर कोई भी पूरा हेल्दी है, उसे कोई बीमारी नहीं है, तब अगर हम वो लेंगे तो वो हमारी डेली नीड है। लेकिन उसी से हम बहुत सारी बीमारियों को भी ठीक करवा पा रहे हैं। तो बीमारियां किस वजह से होती हैं? डेली रूटीन के जो हम लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स पर हम यहाँ बात करते हैं, उन डिजीजेस को हम ठीक करना चाह रहे हैं, करते भी हैं। बहुत रिजल्ट हमें हर सुबह के सेशन में, हर 2 3 4 बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिल रहे हैं। लोगों के पास हमेशा से रिजल्ट होते थे बट वो शेयर नहीं करते थे। अब हमारे पास रिजल्ट दिखने आ रहे हैं कि लोग कितने रिजल्ट हमारे न्यूट्रिशन से ले रहे हैं। तो डिजीज को रिवर्स कैसे करवा पाए, जो और भी ज्यादा जिस 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 वजह से बीमारियां बनी है वो वजह उनकी जिंदगी से निकाल दी जाए, उन्हें बता दिया जाए। और जब वो अपनी डेली रूटीन पे काम करेंगे, अपनी हैबिट्स पर काम करेंगे, तो वो और भी ज्यादा अपनी बीमारी को अच्छे से रिवर्स कर पाएंगे। मैं क्यों एक्साइटेड थी इस टॉपिक के लिए, मैं सुबह से क्यों कह रही थी कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरा 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 रीजन जो है उसमें बहुत हद तक कह सकते हैं हम 90%
जो है यही है कि आपके पास अच्छी मेडिसिन आ सकते हैं, आपके पास डॉक्टर का अच्छा डायग्नोसिस आ सकता है, सब कुछ आपके साथ हो सकता है, लेकिन जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो बीमारियों को रिवर्स नहीं करेंगे। सालों से प्रैक्टिस करते हुए मैंने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि मरीज मेरे पास आए और वो अपनी परेशानी बताए, मैं उसको कुछ दवाई दे दूं और वो चला जाए। फिर वो, उसको तो पता ही नहीं कि मेरी ये जो आज की प्रॉब्लम में लेकर आया था, ये तो इस दवाई से ठीक हो जाएगी जो डॉक्टर्स मैंने दी है, लेकिन ये जो मेरी आज की परेशानी थी ये किसी डिजीज की वजह से हुई है। वो जो डिजीज चले जा रही है वो फिर से कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगी, फिर मैं डॉक्टर्स के पास आऊंगा, फिर मैं दवाई लेकर फिर चला जाऊंगा। तो ये मैंने एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं जिंदगी भर ये करती रहूंगी। मैंने ये रास्ते निकालने शुरू किए कि मैं किसी तरह लोगों को ये नॉलेज दे रही होंगी कि उनकी डिजीज रिवर्स हो सकती है, अगर वो थोड़ी सी उसकी नॉलेज लें, उसके बारे में समझें, उसको पढ़े नहीं सीखे नहीं, लेकिन जो डॉक्टर उनको कह रहा है करने के लिए कि इस वजह से डिजीज ठीक हो सकती है। ये जो आज का कॉम्प्लिकेशन है ये पूरा एक बॉडी में एक मर्ज बन चुका है किसी सिस्टम में, उस सिस्टम को ठीक करने में कुछ महीने लगेंगे, कुछ टाइम लगेगा, उसको समझो, उस पे काम करो और ठीक हो। तो ये डेली रूटीन उसी में आता है। जब तक हम अपनी आदतें सुधारेंगे नहीं, आदतों के खराब होने की वजह से बीमारी बनी थी, और वो सुधारेंगे नहीं तो हम ठीक भी नहीं होंगे। तो मैंने बस आ चुकी हूँ, मैं उसी रास्ते पे चल रही हूँ कि लोगों को प्रॉपर वे में हेल्थ हम प्रोवाइड करवा पाए, हम लोगों को एक होलिस्टिक हीलिंग उनकी करवा पाए, कि जो उनका आज का कॉम्प्लिकेशन है, जो आज की परेशानी है वो ही ना ठीक हो, वो पूरी डिजीज को रिवर्स कर लें और फिर हेल्थ को मैनेज करें, हेल्थ को वेलनेस को में रहें वो। आज का, अभी जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो आज हमारे ग्रुप में हमारे सर ने वीडियो शेयर किया है अपना, तो उसका भी यही सार है कि हमने न्यू नॉर्मल मान लिया है कि हम बीमार, मतलब सबको बीमारी हो रही है, सब 4-5 मेडिसिन सुबह ही खा लेते हैं, तो हम भी खा रहे हैं तो कुछ गलत थोड़ी है। हमने उसको न्यू नॉर्मल समझ लिया है। तो ये पहले से ही था मेरी स्लाइड में। क्या आप जिंदगी भर इस दुनिया में बीमार रहने के लिए आए थे? कोई भी नहीं चाहता है। जितने भी हजारों मरीजों से मिल चुकी हूँ सब ये चाहते हैं कि मेरी बीमारी जड़ से खत्म हो जाए, और ना ही कोई भी जिंदगी भर दवाइयां खाने के लिए यहाँ आया है इस दुनिया में। ठीक है, ये चाहत सबकी है, लेकिन इसके लिए करना क्या होगा, हम बीमारी को रिवर्स कैसे करवा पाएंगे? ये अगर हम उन तक पहुंचा भी देते हैं तो बहुत मुश्किल होता है, कोई भी अपनाता नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो आपके कहने से आपके अपने डेली रूटीन को ठीक करेंगे, पूरी डिजीज को ठीक करने के लिए जो टाइम बता रहे हैं आप उनको उतना टाइम वो देंगे। ये थोड़ा सा अ, अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन ये होने लगेगा जब हम बताते रहेंगे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आज हम क्या कर रहे हैं, हर कोई मरीज सॉल्यूशन, मतलब उसको सॉल्यूशन चाहिए, जो आज की उसकी प्रॉब्लम है ना बस वो ठीक हो जाए। हीलिंग, यहाँ पे लिखा है हीलिंग नहीं चाहिए, हीलिंग चाहिए उनको। उनकी चाहत होती है, उनकी विश होती है कि मेरा ये जो मर्ज है दूर खत्म हो जाए, लेकिन हीलिंग, प्रॉपर हीलिंग लाने के लिए ना बहुत कुछ करना होगा। उतना कुछ करने के लिए ना तो फिर हम, मेरे साथ क्या होता था, देखिए मैं थोड़ा सा अपना बताती हूँ। जब मरीज आता था वो एक पेन, जैसे ना कोई भी बीमारी होती है तो इमरजेंसी क्या क्रिएट होगी, उसे कहीं ना कहीं पेन लगेगा उस बीमारी की वजह से, उस परेशानी की वजह से। तो जब उसकी मेडिकल हिस्ट्री हम लेते थे हमें पता चल जाता था। आप खुद सोच लीजिए, किसी को अगर यहाँ पेन है तो उसका अगर हम मेडिकल हिस्ट्री लें या फिर इन्वेस्टिगेशन आपके सामने आते हैं, तो उसके इन्वेस्टिगेशन में क्या आ सकता है, फैटी लिवर आ सकता है, गॉल स्टोन आ सकते हैं, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स आ सकते हैं, उसके इंटेस्टीन में बरम आ सकता है। अब हम दवाई दे देंगे और उससे कहेंगे कि 15 दिन में आप ठीक हो जाओगे, ठीक, लेकिन जो है प्रॉपर उसको बताएंगे भाई फैटी लिवर इतने महीने में ठीक होगा, गॉल स्टोन जो है वो इतने महीने में डिसॉल्व होंगे, और जो इन्फेक्शन वो इतने दिन में ठीक हो जाएगा। तो मरीज पहले तो उसको बहुत अच्छा लगता है, हाँ हाँ मैं भी इतना परेशान था मैं जरूर करूंगा। 2 हफ्ते, 1 महीना करने के बाद वो
ना वो पैसा खर्च करना चाहता है और ना ही वो अपना फोकस हम अपनी हेल्थ पर देना चाहता है। ठीक है, वो बैठ जाता है, वो रुक जाता है। तो ये सालों से हो रहा है अभी तो, लेकिन चेंजेस आने लगे हैं। जैसे आज मेरे पीसीओडी के पेशेंट खुद समझने लगे हैं कि उन्हें कुछ महीने देने पड़ेंगे तब वो रिवर्स होगी, क्योंकि हर डॉक्टर ट्रीट कर ही नहीं पाया। ठीक, लोगों को ये बहुत पता चलने लगा है कि ब्लड प्रेशर का वो हमेशा डॉक्टर के पास जाएंगे और मेडिसिन बढ़ती ही रहेंगी, कभी ठीक नहीं होगा। तो आज लोग समझने लगे हैं, हमें थोड़ी और मेहनत करनी होगी। हमें उन्हें बताना होगा कि वेलनेस को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। आज हम यही बात करेंगे। तो मैं सालों से ये तीन चीजें अपने मरीजों को बता रही थी कि भाई आज जो तुम प्रॉब्लम लेके आए हो, ये तुम्हारी पुरानी कोई अंदर बॉडी में बीमारी चल रही है, उसका कॉम्प्लिकेशन है। मैं उनको बार बार बता रही थी कि कुछ सालों तक तुमने कुछ गलतियां करी है, तब ये बीमारी बनी है। अगर इस बीमारी को ठीक करना है तो कुछ महीनों तक उन जो गलतियां कर रहे हो उसको सुधारना होगा, तब आप हेल्दी हो जाओगे। फिर हेल्थ को भी मेंटेन करना, कैसे कैसे हम मेंटेन कर पाएंगे ये भी आज ही हम सारा जानेंगे। पेशेंस रखना होगा। उनको काउंसलिंग शुरू में डॉक्टर ही नहीं करते थे, या आज हम जो हमारे वेलनेस कोच हैं उनको खुद समझना होगा। आपको शुरू में ही बताना है कि जो भी बीमारी है वो कितना टाइम लेगी ठीक होने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नोट कर लीजिए। ये जरूर बताइए उसकी काउंसलिंग करते हुए कि जो बीमारी है, हम कहिए कि हम काम करते हैं जो हेल्थ को हम मेंटेन करें, वेलनेस को मेंटेन करें। लेकिन अगर इस बीमारी को ठीक करके आप हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हो तो पहले तो कुछ इतने महीने दो, ये बीमारी ठीक हो जाएगी। तो ये हमें उन्हें बताना होगा। तो जैसे यहाँ पर बात हुई थी कि कोई भी जिंदगी भर बीमार नहीं रहना चाह रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं। लोगों को अभी तक बहुत समझ में ही नहीं आया है कि मतलब हम हर कोई उन तक बात पहुंचा रहा है कि जो ये बीमारी हुई है, या आज बहुत अभी बहुत टाइम लगेगा जब लोग समझने लगेंगे कि ब्लड प्रेशर को रिवर्स किया जा सकता है, जब लोग समझने लगेंगे डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है ना। अभी तो बहुत ही बुरी कंडीशन है, अभी तो लोग बीमार पड़ने में बिजी हैं। ठीक है, उनको रिवर्स करने में तो अभी उनको बहुत समझ में आएगा। तो इस एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे अभी मैं बता रही थी पीसीओडी के पेशेंट, हर हर डॉक्टर ने उनसे कहा कि भाई आपको एक तो डेली रूटीन, आपको अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए अपने आप ही बहुत सारे लाइफ स्टाइल चेंज करना है, और दूसरा टाइम देना है ट्रीटमेंट को, ये जल्दी नहीं ठीक होगा। ऐसी हर डिजीज के बारे में हम बात करने लगे हैं। तो आज से कुछ सालों पहले आप में से मैं चाहती कि मैं देखती कि आप लोग मुझसे शेयर करते हैं कि किस किस को टूथ हैक हुआ है, दांत में दर्द हुआ है और वो डॉक्टर के पास गया है। चैट में शेयर करेंगे किस किस को टूथ हैक हुआ है और वो डॉक्टर के पास गया है ना। अब वो डॉक्टर के पास जब जाता था, गुड, जब वो डॉक्टर के पास जाता था तो डॉक्टर उसको कहता था कि दर्द तो भाई एक इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, जो कि टूथ के बीच में एक पूरा जो कैनाल होती है, वहां पे जो नर्व्स और आर्टरीज और वो सब होती हैं, ये इन्फेक्शन की वजह से वहां कैविटी बनी और वो डायरेक्ट नर्व तक पेन जा रहा है, नर्व भी डैमेज हो गई है, और इस वजह से ये अब इसकी आरसीटी होगी और ये ठीक होगा। तो पहली सिटिंग में वो क्लीनिंग कर देता था, वो जो वहां पर गंदगी होती थी, डैब्रीज कहते हैं उसको, वो निकाल देता था, और फिर पेन दूर हो जाता था मरीज का। वो कितना भी डॉक्टर उससे कहे कि 3 सिटिंग लगेंगी, 4 सिटिंग लगेंगी और आपका दांत की रिकवरी, जो हीलिंग प्रॉपर, जो अधूरा आज मैंने ट्रीटमेंट किया है, इसको पूरा होने में 4 सिटिंग लगेंगी। तो मरीज तो बस उसका तो दर्द खत्म हुआ तो बैठ गए अपने घर। फिर वही जो अधूरा ट्रीटमेंट था वो थोड़ा और बढ़ जाता था, और थोड़ा और नर्व को डैमेज कर देता था, और थोड़ी बड़ी कैविटी हो जाती थी, और ज्यादा इंसेंटिसिटी वाला उसका पेन होता था। फिर वो डेंटिस्ट के पास जाता था, तो वो कहता था मैंने तो आपसे कहा था कि आपको आना पड़ेगा इतने दिन, इतने दिन। क्या प्रॉब्लम थी? वो एक ही दिन में नहीं हो सकता ट्रीटमेंट, वो कुछ सिटिंग में ही होगा। जब हील हो जाएगा इतना, तो कुछ दिन बाद वो अगला प्रोसेस करेगा, फिर वो अगला उसकी मीन्स जो फिलिंग करनी होगी, फिर कैपिंग लगनी होगी, फिर वो तो पूरा प्रोसेस था। तो सालों में लोगों को वो टूथ का दर्द इतना होता है ना, टूथ एक, कि वो फिर एक बार उन्होंने बर्दाश्त किया, 2 बार बर्दाश्त किया, फिर जो डॉक्टर उस वक्त कहता है दर्द के टाइम पे, वो उनके
क्लिक करती बात। तो आज बहुत सारे लोग समझ चुके हैं कि दांत का दर्द कई सिटिंग में ठीक होता है। ऐसे ही हम बताते जाएंगे, हमें अपनी नॉलेज होती जाएगी कि ये जो डिजीजेस हैं, लाइफ स्टाइल डिजीजेस, ये टाइम लेंगी ठीक होने में, रिवर्स होने में टाइम लेंगी। बस हमें यही पहले अपनी फैमिली में ठीक करने हैं ये सारी डिजीजेस, फिर लोगों तक पहुंचाने हैं। तो हमारा काम, हम डॉक्टर नेचर वेलनेस में है। मैं चाहूंगी मेरी स्लाइड्स में वो बहुत बाद में आएगा, लेकिन मैं चाहूंगी कि यहीं हम क्लैप करें कि हम बहुत ब्लेस्ड हैं, हम कहाँ आ चुके हैं। हमें हमें लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है हेल्थ, उसको इम्प्रूव खुद कर रहे हैं, अपनी फैमिली को नॉलेज दे रहे हैं, अपनी फैमिली में लोगों को ठीक कर रहे हैं। इतनी बड़ी ब्लेसिंग है ना। नोबेल कॉज पर आप पैसा अर्न कर रहे हैं, तो हम वहां आ चुके हैं। तो जैसा आज हम डेली रूटीन के बारे में करना चाह रहे हैं, अभी तक हमने थोड़ी बात की है। तो यहाँ मेन एक चीज बार बार आप सुन रहे होंगे, सर्काडियन रिदम होता है। क्या होता है सर्काडियन रिदम? इट इज द बॉडीज नेचुरल 24 आवर साइकिल, जो कंट्रोल करता है स्लीप को, वेकअप टाइम को, हार्मोन्स को, एनर्जी को, डाइजेशन बेस्ड ऑन डे एंड नाइट, पूरे 24 आवर का ये हमारा जो है एक तरह से साइकिल होता है। कब क्या होना चाहिए, हमारा एक पैटर्न बन जाना चाहिए, मतलब नेचर के अकॉर्डिंग हमारा एक पैटर्न बन चुका है, क्योंकि हम हजारों सालों से ह्यूमन बीइंग हैं। और जिस तरह से सूरज छुपता है, उगता है, जिस तरह से टेम्परेचर हमारे सामने आता है, दिन का पहर आते हैं, कब क्या करना होगा, कब खाना होगा, कब सोना होगा, कब उठना होगा, उस तरह से ही हमारे हार्मोन रिलीज होते हैं और रिलीज होना बंद होते हैं और स्टार्ट होते हैं। ये सब एक साइकिल है। अगर इस साइकिल से हम अलग होते हैं, डिस्टर्ब करते हैं इसको, तो हमारे हार्मोन सही टाइम पर रिलीज नहीं होते, और हमारे धीरे धीरे कैसे कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाने लगती हैं बॉडी में। बायोलॉजिकल क्लॉक, इट इज द इंटरनल सिस्टम ऑफ द बॉडी दैट कीप्स टाइम एंड टेल अस व्हेन टू स्लीप, वेक अप, ईट, रेस्ट, है ना। ये बॉडी के अंदर का कंट्रोल सिस्टम है। जो वो क्या था, जो सर्काडियन रिदम है वो पैटर्न है, ठीक है। और ये सरकार, ये कंट्रोल सिस्टम है, ये सर्काडियन रिदम को मैनेज और रेगुलेट करता है। ये एक तरह से टाइमर है कि ये भी वही है कि हमारा सोने का टाइम, उठने का टाइम। तो मेरे ये वाई डेली रूटीन इंपॉर्टेंट, जिस समय हम सोते, उठते, खाते, काम करते हैं, हमारी बॉडी उसी तरह से हार्मोन को रिलीज करती है। डेली रूटीन सही और अगर रेगुलर है तो बायोलॉजिकल क्लॉक बैलेंस रहेगी और सर्काडियन रिदम सही तरह से काम करेगा। तो क्या फैक्टर हैं डेली रूटीन के? ये 7 फैक्टर हैं जिनको हमें जब हमारा क्लाइंट, जब हमारा कंज्यूमर, जब हमारा फैमिली मेंबर, जब हम खुद अपने आप को ठीक करना चाह रहे हैं, हम उसके अकॉर्डिंग न्यूट्रिशन, उसके अकॉर्डिंग जो सप्लीमेंट और उसके अकॉर्डिंग कुछ पर्टिकुलर डिटॉक्स प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, तो हम कहते हैं अपना लाइफ स्टाइल इंप्रूव कीजिए। तो क्या क्या इंप्रूव कराना होगा, क्या क्या इंप्रूव हमें अपना करना है, ये आज हम बात करते हैं। रेस्ट, यानी कि पूरे दिन जब हम तरह तरह के काम में अपनी बॉडी को इंगेज रखते हैं, तो उसको किस वक्त रेस्ट करना है, कितना रेस्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस टाइम सोना और किस टाइम उठना है, यहाँ अभी शेयर नहीं किया। सोने का टाइम जो है सर्काडियन रिदम के अकॉर्डिंग 10 बजे के आसपास होता है, तो 10 से 11 हम कह देते हैं। और ये इस उसी टाइम के अकॉर्डिंग ना हमारे हार्मोन रिलीज होते हैं, और वो हार्मोन हमारी बॉडी पे करते क्या क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 8:30 और 9 बजे, जबकि ये कहा जाता है जब भी अंधेरा, जहां भी जिस तरह का क्लाइमेट होता है, जैसे गांव में अंधेरा जल्दी आ जाता है, शहर में मीन्स वहां तो बल्ब की लाइट लाइट हम देखते हैं, सूरज की तो दिखती नहीं है। तो फिर भी जो मतलब हमारी बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है, जो चारों तरफ अंधेरा फैल जाता है, वो चाहे बल्ब में है या नहीं है, अंदर है, तब भी हमारा एक, हमें हमारी बॉडी को एक सिग्नल मिल जाता है कि अंधेरा हो चुका है, अब मेलेटोनिन को रिलीज करना है। तो हमारा जो कल्चर आ चुका है, हम क्या क्या कर रहे हैं,
जो रात के टाइम ही तो हम ना काम, हमारे जो प्रोफेशनल काम है वो हम उसमें बिजी हैं, और हर कोई तो किस में बिजी है, मोबाइल में। ठीक है। मी टाइम कौन सा होता है, जब पूरे दिन के सारे काम करके बेड पर लेटते हैं तब हमारा मी टाइम आता है। हम अपने लिए टाइम निकालते हैं, और अपने लिए टाइम हमारा सबसे बेस्ट फ्रेंड हमारा फोन हमारे हाथ में आ जाता है, और हम बेड पर लेट कर फोन देखते हैं। तो मेलाटोनिन जो ये हार्मोन है, जिसे कहा जाता है स्लीप स्टार्ट हार्मोन, ये मोबाइल की ब्लू लाइट से सप्रेस हो जाता है, रिलीज होना बंद हो जाता है। तो जब हमारी बॉडी को, हमारे माइंड तक ये सिग्नल पहुंचा था कि अंधेरा हो गया है, मेलाटोनिन को रिलीज करना स्टार्ट करो, जिससे बॉडी रेस्ट में जाएगी, जिससे बॉडी एक मतलब ऐसे उसमें जाएगी, फेज में, स्टेट में, जहां पर वो आराम से हो जाएगी। तो उसके बाद हमने मोबाइल उठा लिया और मेलाटोनिन फिर से सप्रेस होने लगा, यानी कि आप फिर से एक्टिव हो गए। हमारी बॉडी को जब रेस्ट करने का टाइम स्टार्ट होने वाला था तो बॉडी फिर से एक्टिव हो गई है, और ब्रेन काम करने में लग गया, मोबाइल देखे जाएगा, अलग अलग तरह के हार्मोन रिलीज करे जाएगा। नींद लेने का लाने का सिग्नल था मेलाटोनिन, बॉडी को बताता है अब रेस्ट का टाइम है, लेकिन हर कोई इसको डिस्टर्ब कर रहा है। एक दिन हमने मोबाइल देखना शुरू किया, और नींद भी आ रही थी हमको, नींद इसीलिए आ रही थी कि मेलाटोनिन रिलीज होना शुरू हो गया था। अब वो नींद भाग गई। फिर क्या हुआ, कुछ देर बाद फिर से आने लगती है नींद, थक जाता है ना, तो फिर से आने लगती है वो जो वजह होती है, फिर हम सो जाते हैं। दूसरे दिन, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 4 महीने, अगर हम बार 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 अपने माइंड को ये डिस्टर्ब कर देते हैं उसका पैटर्न, तो हमारा सर्काडियन रिदम डिस्टर्ब हो गया। और अब हमें क्या हो गया, इंसोम्निया हो गया। अब हमें क्या हो गया, ना सोने की वजह से जो अभी आगे हम देखेंगे जो काम होने थे वो बॉडी में होने बंद हुए, कोई ना कोई डिजीज बननी स्टार्ट हो गई। कि किन किन वजह से हम बीमार पड़ सकते हैं, आज ये बहुत कुछ हम समझेंगे। ग्रोथ हार्मोन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हार्मोन है जो कि 10 बजे से 2 बजे तक रिलीज होता है डीप स्लीप में। अब डीप स्लीप तो 10 बजे आती ही नहीं है, तो 2 बजे के आसपास हम हमारे मतलब जहाँ मैं हूँ, जहाँ मैं प्रैक्टिस करती हूँ, वहां तो इतने महारथी हमने देखे हैं, वो 2 बजे भी नहीं सोते हैं, वो 4 बजे 3 बजे सोते हैं वो लोग। तो खैर, जब डीप स्लीप में होते हैं तो 2 बजे 3 बजे की डीप स्लीप होती है, उस वक्त जब आप बिल्कुल डीप स्लीप में होते हो, और वो इसी सर्काडियन रिदम के अकॉर्डिंग है, तब आपका वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, और वो बहुत कम क्वांटिटी में हर डेली रिलीज होता है। और क्या करता है ये, रिपेयर करता है और हीलिंग करता है। क्या मतलब, जो आप पूरे दिन काम कर रहे थे, आपने किस तरह का खाना खाया, अच्छा खाया बुरा खाया, आपने क्या एक्सरसाइज की या पूरे दिन बैठे रहे, आप किस वजह से बहुत ज्यादा एक्सर्शन में आज गए हो, आज आपने बहुत ज्यादा टेंशन ली थी, आज आपने बिजनेस का लोड बहुत ज्यादा लिया था, जिस तरह का भी दिन बिताया आपने, तो वो रिलीज तो उतना ही होगा जितना उसे होना है। लेकिन बॉडी, वो जब आप डीप स्लीप में जाएंगे तो वो जहां जहां उसको रिपेयर करना है, जहां जहां इम्यूनिटी जाके अपना काम करेगी, जहां जहां हमारी हीलिंग पावर जाती और काम करती, वो जब हम सो ही नहीं रहे होंगे तो करेगी ही नहीं, रिलीज नहीं होगा, और वो करेगा नहीं। तो हमने एक दिन, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 4 महीने तक जब हमने टाइम से सोए नहीं, तो हमारा सर्काडियन रिदम जो है वो डिस्टर्ब हुआ, और ग्रोथ हार्मोन रिलीज होना भूल गया। जहां से भी उसको रिलीज होना था वो डिस्टर्ब होकर रिलीज हो रहा है, और वो काम नहीं कर रहा है। तो हमारी बॉडी कहीं ना कहीं जहां भी उसको बीमारी बन सकती है वो बनाएगी। इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है, ये भी डीप स्लीप में ही इंप्रूव होती है। शुगर कंट्रोल होता है, फैट स्टोरेज कम होता है, वेट बैलेंस में रहता है। तो जहाँ मैं तो अपने मरीजों से वेट मैनेजमेंट का, तो वही टाइम से सोइए, टाइम से उठिए, सबसे पहले कहते हैं वो, उसका वही है कि ग्रोथ हार्मोन जो है, ग्रोथ हार्मोन का, अगर बच्चे जैसे अभी हमारे टाइम से नहीं सो रहे हैं, बहुत छोटे बच्चे भी बहुत लेट सोते हैं, तो उनका तो ग्रोथ ही
ग्रोथ हार्मोन से होगी, ठीक है। और जैसे हम बड़े होते हैं, अब 22 साल के बाद तो ग्रोथ नहीं होनी, तो हम में डिजेनरेशन ज्यादा होने लगता है अगर हमारा टाइम से ग्रोथ हार्मोन नहीं निकल रहा होता है या कम निकल रहा होता है, या जब जागे तो निकले ही नहीं वो। और हमारी स्किन स्किन के लिए तो हम सब बड़े कॉन्शियस होते हैं ना, हमारी स्किन अच्छी रहे, हम एजिंग नहीं आए हमें जल्दी। तो अगर वो टाइम से निकलता नहीं है या निकलता नहीं है तो हमें एजिंग जल्दी आती है, हमारी स्किन और जल्दी बूढ़ी होती है। तो ये सब है, पैरासिम्पैथेटिक मोड में आ जाते हैं। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ये आपने जरूर सुना होगा, नहीं सुना है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है जो कि जब हम एक्टिव हैं, जब हम कुछ काम कर रहे हैं, जब हम टेंशन भी ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इमोशंस में हैं, मूव कर रहे हैं, तब हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, और जिस तरह से हार्मोन को उसे रिलीज करवाना होता है, काम करना होता है, वो करता है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम जब आता है जब हम सोते हैं, रेस्ट करते हैं, या मेडिटेशन करते हैं, या हम एक ऐसी फेज में होते हैं जब हम सुकून वाली फेज में होते हैं, तब हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, और वो क्या करता है, बॉडी फुल रिलैक्सेशन मोड में आ जाती है। बीपी नॉर्मल होता है इस वक्त। हम जब कभी कभी आपने देखा होगा, बीपी के पेशेंट को कहते हैं कि आप बार बार पानी पीते रहना और लंबे होकर आराम से लेट जाना, आंखें बंद कर लेना। हार्ट काम होता है, डाइजेशन रिपेयर होता है, इस वक्त इस फेज में बॉडी हील मोड में जाती है। तो ये भी डीप स्लीप में होता है, वो 2 बजे के आसपास होता है। सुबह उठते वक्त हमारा कॉर्टिसोल जो हार्मोन होता है, जिसको हम एनर्जी हार्मोन कहते हैं। अब बार बार आप सुनते होंगे कॉर्टिसोल तो स्ट्रेस हार्मोन है, तो वो बहुत जल्दी आपको जब बार बार समझते जाएंगे तो समझ में आएगा। स्ट्रेस हार्मोन इट मीन्स कि जब इमोशन हमारे इमोशंस की वजह से हम कोई रेस्पॉन्ड करवाना चाहते हैं ना अपनी बॉडी को, तब कार्टिसोल रिलीज होता है। स्ट्रेस हमारा एक इमोशनल एक रेस्पॉन्ड देता है, इसलिए बार बार कॉर्टिसोल, और ज्यादा कोई चीज ज्यादा निकलती है तो वो दुख देने लगती है बॉडी को। जबकि अगर ये थोड़ा निकले, है ना, जैसे स्ट्रेस हो, थोड़ा सा हो, उसके बाद हम उस पर जो भी प्रॉब्लम आई है, जो भी है उसका सॉल्यूशन में लग जाए, तो वो एनर्जी दिया है हमें, थोड़ा सा जो पीक हुआ है वो एनर्जी दिया है। तो सुबह में, हर सुबह हमारे जब 6 5 6 में ही ना, जब हम उठते हैं तब कॉर्टिसोल रिलीज होता है, और ये क्या करता है, हमें उठने में हेल्प करता है। हमारी जो बिल्कुल रेस्ट में जा चुकी थी बॉडी, वो बॉडी को फिर से एनर्जाइज करता है, फोकस को इम्प्रूव करता है हमारा। इसीलिए हमने बचपन से सुना है कि ये जो हमारा हमारा फजर का टाइम हम कहते हैं, हमारे बहुत उसमें कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस टाइम में हमारा फोकस बहुत, कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होता है। कार्टिसोल रिलीज हुआ था वो उस वक्त, तो उस वक्त हम बहुत फ्रेश फीलिंग होती है उस वक्त, जो हम बात करते हैं अपने आप से, जो हम अच्छा सोचते हैं, जो हम स्टडी करते हैं, जो भी अच्छी फीलिंग उस वक्त होती है, उसके रिजल्ट हमें बहुत अच्छे मिलते हैं। सेरोटोनिन, ये भी हमारे सेरोटोनिन, जब हम सुबह उठ गए अच्छे मूड में हैं और कुछ अच्छा कर रहे हैं, जैसे सुबह की सनलाइट हमें मिली है, जैसे कि हम कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, या कुछ अच्छी एक्टिविटीज में हो गए। भाई टेंशन में आ जाते हैं सुबह सुबह तो लोग उलझते हैं, मतलब लोग ये कहते हैं कि सब लोग हैंड रेज कर रहे हैं, क्या मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं? आप मैसेज कर सकते हैं, मैं देख लूंगी अगर किसी को कुछ कहना है तो। हाँ, तो हम यहाँ थे कि जो सुबह में हमारा सेरोटोनिन भी रिलीज होता है, ये डिप्रेशन को कम करता है, रात के मेलाटोनिन का बेस बनता है। ये अभी हमने क्या जाना, हमारी लाइफ स्टाइल को में आता है रेस्ट, स्लीप टाइम। तो अभी यहाँ सोने उठने का भी टाइम हमें पता चल गया, 6 से 8 उन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन 5 से 6 है वो। 10 बजे सो जाना, 5 बजे उठना ना, ये तो टिपिकल अच्छा टाइम है। 5 बजे से भी 4 बजे आप पहले उठ सकते हो, मी टाइम उसको बना सकते हो, और उस मी टाइम में आप प्रोडक्टिव चीजें कर सकते हो, और ना कि आप, क्योंकि हमारे हॉर्मोन्स, हमारा कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होता है, हमारा फोकस उस वक्त अच्छा होता है, तो हम उसमें अच्छी चीजें कर सकते हैं अपने लिए।
दुआ कर सकते हैं, अपने अपने आप से बात कर सकते हैं, और बच्चे उस टाइम स्टडी कर सकते हैं। तो ये रेस्ट जो था, ये स्लीप जो था, ये हमारा पहला फैक्टर आता है जो हमें डेली रूटीन में इम्प्रूव करना है और करवाना है। फिर आता है हमारा सेकंड, कब खाना चाहिए। तो मैं इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ। सब जब भी आपसे कोई पूछेगा तो कहेगा परहेज बता दीजिए, तो परहेज में क्या है कि खाने को उनको बता दिया जाए। इवन बहुत सारी अलग अलग मतलब ऑर्गेनाइजेशंस चल रहे हैं जो एक पैकेज दे देते हैं कि सुबह ये खाना, फिर ये खाना, ये खाना, मतलब एक तरह से डाइट का रूटीन दे देते हैं उनको। तो बहुत ज्यादा उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं करना है। हमारी सर्काडियन रिदम को हमें ख्याल रखना है, और हमें जो है बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग कब खाना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये भी हम के क्या खाना चाहिए वो भी देखेंगे। हमारी बॉडी दिन रात के हिसाब से काम करती है, इसलिए खाने का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेकफास्ट हमारे 7 से 9 के बीच में हो जाना चाहिए, लंच हमारा 12 से 2 के बीच में हो जाना चाहिए, डिनर हमारा 6:30 से 8 के बीच में हो जाना चाहिए, और डिनर लाइट और अर्ली होना चाहिए। जब हम टाइम पर खाते हैं बॉडी डाइजेशन के लिए रेडी होती है ना। तो इन टाइम के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उस पर उसमें काम होता है। इसलिए इस टाइम में हमें खाने चाहिए। लेट नाइट खाएंगे तो बॉडी कंफ्यूज हो जाएगी और डाइजेशन वीक हो जाएगा। और फिर जब मैंने 2 बार बताया, जब हम एक दिन लेट खाएंगे या हैवी खाएंगे, ओवर ईटिंग करेंगे, 2 दिन, 4 दिन, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 4 महीने तक उल्टा सीधा बार बार, कभी हैवी खाया, कभी ओवर ईटिंग करी, तो डाइजेशन धीरे होते होते आप जब आखिर में जाके ऐसा हो जाता है कि उसको तो उससे तो जो खा रहा है उसको इतना पेन है, इतना ब्लॉटिंग हो रहा है, मतलब इतनी सीवियर सिम्टम्स देखने मिलेंगे। जब साल महीनों तक आप यही कमियां करते जाएंगे, वो बीमारी बन गई है। अब उस वक्त भी हमें क्या करना है, उनको ये काउंसलिंग करना है कि इस दवाई से आप ठीक तो हो जाओगे, लेकिन अगर आपको जिंदगी भर ठीक रहना है तो ये आदतें सुधारनी होंगी। 6:30 से 8 बजे के बीच में डिनर करना होगा, लाइट करना होगा, और न्यूट्रिशियस करना होगा। ये जो थी हमारी, शायद वो जो थी कॉर्टिसोल रिलीज होता है सुबह वाला, यहाँ स्लाइड आ गई है। नहीं, ये खाने का ही है। तो हमारा ब्रेकफास्ट का ही है कि जो अभी हमने देखा था कि 8 बजे के टाइम है ना, 7 से 9 के बीच के टाइम में। तो सुबह जब हम उठे हैं ना, कॉर्टिसोल रिलीज हुआ है, तो एनर्जी मिली है हमको, और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो था वो भी एक्टिव हुआ। तो इस टाइम पे हमारा ब्रेकफास्ट जरूरी है। और फिर हम बार बार सुन रहे हैं कि सुबह सबसे खाली पेट में हमें वो नहीं लेना है, चाय नहीं लेना है, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें नहीं लेनी है जो कि हमारी पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम जो रात में उस पे काम हुआ है वो खाली हुआ है। तो जैसे ही हमारे स्टमक में कुछ जाता है ना, तो स्टमक में सबसे ज्यादा हीट होती है, अग्नि जिसको हम कह रहे हैं। तो वो वहां पर बहुत सारे मीन्स ऐसे एसिड्स निकलने होते हैं जो खाने को ज्यादा पचाएंगे, क्योंकि और पच के ही वो आगे जाएगा। तो अगर हम खुद ऐसी चीजें उस सुबह में खाली पेट में डाल दें जिनमें खुद ही इतना एसिड है, जो खुद ही इतने एसिडिक हैं, तो फिर से और एसिड निकलेगा और उनका रिएक्शन होगा। तो हमें बहुत लाइट और अच्छा, और ऐसा जो कि थोड़ा हैवी हो, और हमारे डाइजेस्ट बहुत सारे जूसेस, बहुत सारे एसिड्स वहां पे निकलेंगे और वो उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए। तो हमें ब्रेकफास्ट तभी कहते हैं कि हैवी अच्छा ब्रेकफास्ट हमें करना चाहिए। दोपहर, तब भी हमारा दोपहर तक भी हमारी अग्नि और ज्यादा हो गई होती है, हर हर एंजाइम, हर एसिड अच्छे से निकल रहा होता है। तो हमें लंच भी अच्छा करना चाहिए। इंसुलिन सही तरह से काम कर रहा होता है इस वक्त। तो हैवी फूड डाइजेस्टिव डाइजेशन बेस्ट होता है शाम के बाद, है ना। जो 5 बजे के बाद कहा जाता है, डाइजेशन स्लो हो जाता है, इसीलिए हमें अर्ली, न्यूट्रिशियस और लाइट डिनर लेना चाहिए, जल्दी लेना चाहिए। सुबह बॉडी एनर्जी मोड में होती है, ब्रेकफास्ट जरूरी हो जाता है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं मैं तो नाश्ता ही नहीं करता या थोड़ा सा करता हूँ। अब जब थोड़ा सा जाता है ना, तो बॉडी वो तो रेडी है, बहुत सारे एसिड, बहुत सारे मतलब वो सारे एंजाइम निकालने के लिए वो थोड़ा सा
वो सारे उनको काम करने हैं, वो एक्टिव हो गए हैं, सारे ऑर्गन को काम करने हैं, तो हैवी होगा तो वो उससे एनर्जी लेकर सारे काम में बिजी हो जाएंगे। तो हमें हैवी करना चाहिए। दोपहर डाइजेशन सबसे स्ट्रांग होता है, प्रॉपर लंच किया जाए, रात को डाइजेशन स्लो होता है, अर्ली और लाइट डिनर किया जाए। हम फिर से वही बात कर रहे हैं, बॉडी अग्नि डाइजेस्टिव फायर एक्टिव रहता है, फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट होता है, ये सुबह की बात हो रही है। सही टाइम पर खाना, हॉर्मोन्स बैलेंस होते हैं, और एनर्जी और इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो जो सुबह में अगर हम हैवी ले लेंगे तो हमें ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी और हम हमारी इम्यूनिटी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। लेट या रेगुलर ईटिंग अगर हम करेंगे तो उससे टॉक्सिन्स बन रहे हैं। अभी क्या कहा था हमने कि अगर हम सुबह में चाय ही लें, ठीक है, तो एसिड भी बहुत निकल रहे हैं, एसिडिक फूड भी हमने लिया है बहुत सारे, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो सुबह में ले लेते हैं लोग। ठीक है, तो उससे टॉक्सिन्स बने और वो फिर बॉडी में पूरे दिन में कहीं ना कहीं चले जाएंगे, डाइजेशन वीक हो जाएगा, हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, है ना। ये दिन का जिंदगी का यूनिट हमारा डेली रूटीन, इसलिए हमारा खाना कब खाना चाहिए उसमें ये इम्पोर्टेंट है कि अगर हम सही टाइम पर सही, जैसे ब्रेकफास्ट हैवी करें और फिर लंच भी अच्छा करें और डिनर कम करें, तो ये हम हमें सही से डाइजेशन करवाएगा, सही से हॉर्मोन्स रिलीज होंगे, सही से सारे डाइजेस्टिव सिस्टम में अभी तो और भी इसको ज्यादा कर सकते हैं कि वहां पे माइक्रोबियोम होते हैं, और खराब लेने पर वो डेड हो जाते हैं, और अच्छा लेने पर वो और ज्यादा उनकी कॉलोनीज बन जाती हैं, तो वो और चीजें भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो हम जितना सही टाइम पर खाएंगे उतना हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी करेंगे, वहां से एनर्जी ज्यादा ले पाएंगे, वहां से हम अपनी इम्यूनिटी को ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। अब तीसरी चीज आ जाती है हमारी, व्हाट टू ईट फॉर हेल्दी रूटीन, है ना। अभी हमने बात की रेस्ट हमारा होना चाहिए, हमें कब खाना है ये जरूरी होना चाहिए, और क्या खाना है, जो हम हर दिन क्या चीजें हैं जो हमें खानी चाहिए। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट हम बार बार सुन रहे हैं, ये एनर्जी और रिपेयर करते हैं, जिनमें कार्ब्स आ जाते हैं, राइस, ओट्स, दलिया, होल ग्रेन, ये हमारे कार्ब्स होते हैं जो कि एनर्जी देते हैं। प्रोटीन होते हैं जो हमें मसल्स और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। दाल, मिल्क, एग, नट्स, मीट्स, है ना, हर तरह के मीट्स और ये सब भी उसमें प्रोटीन में आते हैं। फैट्स हैं जो कि हमारे हॉर्मोन्स को रिलीज करवाते हैं, अच्छा बनाते हैं, फॉर्मेशन में फैट काम आता है, और एनर्जी को रिजर्व करते हैं। ये घी, नट्स, ऑलिव ऑयल, ये सब जो है हमारे हेल्दी फैट आ जाते हैं। माइक्रो विटामिन और मिनरल होते हैं, तो विटामिन बी, विटामिन सी ऑरेंज से मिल जाएगा, ई ए कैरेट से मिल जाएगा, डी सनलाइट से मिल जाएगा। मिनरल्स होते हैं कैल्शियम, आयरन, जिंक, बॉडी फंक्शन और इम्यूनिटी को इम्प्रूव कराते हैं ये। ठीक है, आह क्या हमें पूरे दिन में क्या खाना चाहिए? देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी है हमारी गट हेल्थ, हमारी पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम। वहीं जब हम जो भी खाएंगे डालेंगे वहीं से हमें हमारा एनर्जी मिलनी है, वहीं से हमें जरूरी न्यूट्रिएंट मिलने हैं। तो हमारे अभी हमारी बात हुई थी, माइक्रोबियोम होते हैं, ठीक है, वो प्रोबायोटिक होते हैं, गुड बैक्टीरिया, है ना। तो हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में आज अगर बहुत सारे लोगों को देखो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी, वो सालों तक कुछ ना कुछ कमी करते 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 जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल है कहीं ना कहीं खराबी हो गई है। जो ट्रिलियंस में वहां पर माइक्रोबियोम रहते हैं वो डेड है, उनकी संख्या कम हो गई है। तो हमें जो वहां पर जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल खराब हो चुका है उसे धीरे धीरे हमें ठीक करना होगा। तो डेली बेसिस पर हमें प्रीबायोटिक लेने चाहिए, जो कि एक तरह से हमारी पूरी जो गट लाइनिंग होती है ना, लाइनिंग को रिपेयर करते हैं। वहां पर एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाते हैं कि जो गट बैक्टीरिया है वो उन्हें मतलब वो बढ़े, ज्यादा उनकी संख्या बढ़े। एक तरह से हम ऐसा खाना देते हैं जो खाना गट बैक्टीरियाज खाते हैं। तो इसको बिल्कुल आराम से समझ जाइए, वो सारा खाना होगा जो हमें भी अच्छा लगता है। जैसे कीड़े कीड़े मकोड़ों को ऐसे कहना नहीं चाहिए, अंदर वो गुड बैक्टीरिया हैं। तो जैसे बनाना है, आलू है, अंडा है, इस तरह के जो अच्छे खाने होते हैं ना जिनमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, उस तरह की चीजें हमें खानी चाहिए। सारे हम कहते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें शुरू में खाने चाहिए। तो एक तरह से वो हमारे गट बैक्टीरियाज के लिए अच्छा
बनाना होता है वो फिर वो से खाते हैं पहले। जब हम खाने का हर हर खाने का हमारा टाइम आएगा ना, तो हमें ऐसी खाने की चीजें पहले लेनी है जिससे जो हमारे गट बैक्टीरिया है वो खाएंगे और हेल्थी हो जाएंगे। फिर हमें हमारे खाने में कुछ गुड बैक्टीरिया खुद जिसमें होते हैं जिन खानों में, वो भी लेने चाहिए। तो प्रोबायोटिक तो खाने को हर कोई कह ही रहा है, योगर्ट कहते हैं और अलग अलग तरह के अचार होते हैं, फॉर्मेंटेड चीजें होती हैं उसमें, लस्सी होती है, छाछ है, ठीक है, ऐसी चीजें जो होती हैं ये मेंटेन हेल्थी गट फ्लोरा होते हैं। पोस्ट बायोटिक भी होते हैं, ये क्या करेंगे, जो कि हमारे जो गट बैक्टीरियाज हैं उनको उनको मतलब बचा के रखने के लिए, ठीक है। इसमें भी अच्छा, इसमें ये होते हैं फर्मेंटेड वेजिटेबल्स, होममेड पिकल्स, रिड्यूस इन्फ्लामेशन और सपोर्ट मेटाबॉलिज्म। तो वहां पर इन्फ्लामेशन को, वहां की लाइनिंग को हेल्दी करेंगे, वहां पर जो टॉक्सिन्स आ रहे हैं, जो ज्यादा एंजाइम या एसिड्स रिलीज हो रहे हैं, उस सबके लिए वो ज्यादा अच्छे होते हैं। तो हमें हमारे खानों में प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक और पोस्टबायोटिक हमें ऐसे लेने हैं कि पहले हमारी प्लेट में, या हम टाइम पहले प्रीबायोटिक लें, फिर प्रोबायोटिक लें, फिर लास्ट में पोस्टबायोटिक लें। तो अभी क्या खाना चाहिए उसमें हम देखेंगे, जल्दी जल्दी देख लेंगे इसको। मैं थोड़ा टाइम ज्यादा ले रही हूँ, लेकिन ये बहुत मुझे आप बीच में मुझे बता दीजिए कैसा लग रहा है, सेशन सही जा रहा है, ओवर तो नहीं हो रहा है, सबको अच्छे से समझ में आ रहा है और अच्छा भी लग रहा है। तो मुझे अगर बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट और ये जो सुबह का हम बार बार कह रहे हैं, उससे एनर्जी मिलती है, उसी से डाइजेशन और ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो न्यूट्रिएंट नीडेड होते हैं, कार्ब्स, प्रोटीन, फाइबर सब लेने होते हैं हमारे, हर हर मील में हमारी तीनों चीजें होनी चाहिए। ओट्स, दलिया, फ्रूट्स, मिल्क, नट्स, इन सब में मतलब ये अलग अलग तरह के हमने बता दिए हैं, हम सब जानते भी हैं किसमें कार्ब्स है, किसमें प्रोटीन है, क्या फाइबर है। तो बॉडी को एनर्जी स्टार्ट करने के लिए हमें सुबह में ये लेना है। ब्रेन अलर्ट और एक्टिव होता है, इसलिए ज्यादा उसको अच्छे से फूड उस वक्त चाहिए, डाइजेशन प्रिपेयर हो रहा होता है, इसलिए इस वक्त चाहिए। तो प्रीबायोटिक में हम बनाना ओट्स, एप्पल ले लेंगे सुबह सुबह में, गट बैक्टीरिया फीड करते हैं, ये खाते हैं। प्रोबायोटिक योगर्ट और दही ले लेंगे, हेल्दी गट फ्लोरा होता है। सुबह में ही फर्मेंटेड फूड का के मेटाबोलाइट इम्यूनिटी को सपोर्ट करते हैं। मिड स्नैक देखो, इसमें ना 5 स्लाइड्स हैं ये, लेकिन अभी मैं या तो ये कह सकते हैं, हम अभी जिस तरह से सर्दी का मौसम चल रहा है, हम बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, तो हम 3 खानों में भी हमारा चल जाता है। और जो मिड स्नैक और इवनिंग का वो है, वो बहुत बस 1-2 स्पून ही हम कुछ ले सकते हैं। हमें हमेशा जो ये इंटरमीडिएट फास्टिंग टाइप का होता है ना, कि हर 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद या 4 घंटे बाद खाना है, तो हमें वो भी क्लॉक वाइज हमें कर लेना चाहिए अपना सेट, जिस तरह की क्लॉक बताई है। तो 3 खाने अभी सफिशिएंट हैं, लेकिन गर्मी में या कभी हम बहुत ज्यादा एक्टिव होंगे, बहुत ज्यादा हमें नीड होगी, तब हम 5 खाना जो मेन होते हैं ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, उसके बीच में भी हम ये ले सकते हैं। तो न्यूट्रिएंट नीड, फाइबर, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट चाहिए होते हैं इस वक्त। फ्रूट लेना चाहिए, पपाया, ऑरेंज, नट लेने चाहिए, एनर्जी लेवल स्टेबल रहता है, ब्लड शुगर बैलेंस रहती है इससे, बार बार लेने से, बीच में अगर ले लेते हैं तो गट हेल्दी होती है। प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक और पोस्टबायोटिक भी इस टाइम लेना चाहिए थोड़ा सा। लंच में भी हमें न्यूट्रिएंट जो चाहिए होते हैं, कार्ब, प्रोटीन, वाइटामिन, मिनरल, फाइबर, ये सब चाहिए होते हैं। राइस, दाल, बीन्स, वेजिटेबल, सलाद की, इन सब में हमें सारी मील मिल जाएगी, सारे मैक्रो माइक्रो मिल जाएंगे। डाइजेशन पीक टाइम पे होता है, मसल रिपेयर और एनर्जी, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है अगर हम अच्छा खाना खाएंगे। बीन्स, लेंटिल्स जो होते हैं, ये प्रोबायोटिक में लेने हैं हमें। कर्ड और बटर मिल्क प्रोबायोटिक लेना है। और फर्मेंटेड वेजिटेबल्स जैसे अचार है, हम खाने में लास्ट में हम खाएंगे तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। इवनिंग स्नैक में भी हमें फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन लेने हैं, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट जूसेस हम शाम में जरूर लें। रोस्टेड चिकपीस लेने हैं, स्प्राउट लेने हैं, ग्रीन टी लेनी है, नट्स लेने हैं, और इसमें भी हमें ये सारा कुछ लेना है जो हम शाम में थोड़ा सा खाते हैं। डिनर हमें इजी डाइजेशन और रिपेयर करता है, तो हमें लेना सब कुछ है, जल्दी लेना है और थोड़ी क्वांटिटी में लेना है। सूप लेना है, दाल लेना है, वेजिटेबल खिचड़ी लेनी है, लाइट सलाद लेना है। बॉडी रिपेयर होती है, मसल को रिकवरी मिलती है, स्लीप क्वालिटी बेटर होती है, डाइजेशन इजी
अ, होता है अगर हम अच्छी जो सारी चीजें हैं लेंगे। वेजिटेबल्स, कैरेट, बीट रूट इसमें लेने चाहिए प्रोबायोटिक की तरह। और कर्ड लेना चाहिए, फर्मेंटेड फूड इन थोड़ी सी क्वांटिटी में लेना चाहिए। इसके बाद हमारा आ जाता है एक्सरसाइज। हमने क्या क्या अभी जाना। हमारा स्लीप टाइम और उठने का टाइम यानी हमारा रेस्ट, हमें कब खाना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए, और हमारा फोर्थ आ जाता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमारे डेली रूटीन में क्यों इंपॉर्टेंट है? तो अब तक हमारी बात चल रही है डाइजेशन, जो हम खा रहे हैं पूरा दिन, जहां से हमें एनर्जी मिलनी है, जो हमारा फ्यूल है, वो हमारे लिए क्यों, कब खाना है, क्या क्या खाना है, वो इम्पोर्टेंट है। और हमारी रेस्ट में हमारे हार्मोन रिलीज हो रहे थे। तो एक्सरसाइज यानी मोशन, हमारी बॉडी जो है मोशन के लिए बनी है। सिर्फ बैठे रहने वाला हमारा आज का कल्चर हो गया है। बहुत सारे काम लोगों के वो है जो उनको पूरे दिन बैठे रहना है। तो मोशन, पहले तो पूरा दिन ही इंसान एक्टिव रहता था, अगर पूरे दिन एक्टिव नहीं है तो आज एक्सरसाइज क्यों जरूरी है, अभी हम थोड़ा सा जानते हैं। 6 से 8 बजे का टाइम बहुत अच्छा होता है। इस वक्त कॉर्टिसोल रिलीज हुआ है, बॉडी अवेक हुई है, अलर्ट हुई है, एनर्जी बूस्ट हुई है। तो इस वक्त हम एक्सरसाइज करेंगे तो वो सारी चीजें और अच्छी हो जाएंगी, और अच्छे से हमें एनर्जी मिलेगी, सेरोटोनिन रिलीज होता है एक्सरसाइज से। तो मूड इंप्रूव होता है, स्ट्रेस कम होता है। इवनिंग में 4 से 6 के आसपास हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। जब हम डिन लंच कर लेते हैं उसके बाद थोड़े से हम मीन्स खाली टाइम खाली हो जाता है, डाइजेशन हो चुका होता है, तब हमें वो वाला टाइम भी अच्छा होता है। तो बॉडी टेम्परेचर हाई होता है इस वक्त, मसल फ्लेक्सिबल होते हैं, स्ट्रांग होते हैं अगर इस वक्त एक्सरसाइज करते हैं। ग्रोथ हार्मोन टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा, अगर हम इस वक्त करेंगे तो रात में वो रिलीज होगा, रिपेयर और मसल्स गेन होंगे। एक्सरसाइज से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ऑर्गन मसल्स और हार्ट एफिशिएंसी कम करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, यानी कि सारे ऑर्गन ज्यादा अच्छा काम करेंगे, मसल्स स्ट्रांग होके ज्यादा अच्छा काम करेगा, हार्ट भी स्ट्रांग होके, या पूरा जो उसका सर्कुलेशन है, कार्डियो कहते हैं ना, कार्डियो की है। तो मीन्स जो उसका जो एक पंपिंग जो उसका काम है ना, वो बेटर हो जाता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। एक दिन जैसे हम गलतियां एक दिन करें, 2 दिन करें, 2 हफ्ते करें, तो ऐसे ही हम कंसिस्टेंसी में एक्सरसाइज करेंगे तो हम और बेटर और बेटर और बेटर होते जाएंगे। ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है एक्सरसाइज से, ऑर्गन को अच्छी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, स्ट्रेस कम होता है, हार्ट और ब्रेन हेल्थी होता है एक्सरसाइज से। तो हार्मोन रिलीज होते हैं इसमें एक्सरसाइज करने से। मॉर्निंग में कार्टिसोल अच्छे से रिलीज हो जाता है जो अलर्टनेस और एनर्जी देता है, सेरोटोनिन रिलीज होता है, मूड और स्ट्रेस को कंट्रोल करता है। ग्रोथ हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन अगर हम इवनिंग में करते हैं तब रिलीज होता है, ये मसल्स के लिए और टिश्यूज के रिपेयर के लिए बहुत अच्छा होता है। एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, ये हैप्पी, हमें खुशी देता है, और स्ट्रेस अगर किसी को होता है तो वो स्ट्रेस कम करता है। डिजीज प्रिवेंशन, अगर हम एक्सरसाइज करते रहेंगे तो कम किन किन बीमारियों में हम थोड़े और उन बीमारियों को थोड़ा और ज्यादा अच्छा कर लेंगे, और या अगर हम वेलनेस में हैं तो और ज्यादा हमारी कौन कौन से ऑर्गन, कौन कौन से सिस्टम बॉडी के वो और ज्यादा हेल्दी हो जाएंगे। हार्ट और ब्लड वेसल्स स्ट्रांग होते हैं, डायबिटीज ब्लड शुगर कंट्रोल होती है एक्सरसाइज से, ओबेसिटी फैट बर्न होता है और वेट मैनेजमेंट होता है। बोन मसल्स के लिए, दोनों के लिए स्ट्रेंथ मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। तो कभी मतलब जैसे आपने सुना होगा, हम वहां गए थे लखनऊ में, तो एक सर थे, वो कह रहे कि, और वो डॉक्टर के पास गए थे अपनी बीवी को लेकर, बहुत अच्छा उन्होंने रिजल्ट शेयर किया था हमारे न्यूट्रिएंट्स का, हमारे सप्लीमेंट और मेडिसिन का। तो उन्होंने कहा कि एक कट जैसी आवाज आई, तो उन्हें लगा कुछ हो गया होगा। तो डॉक्टर ने बताया कि अभी इनका ये फ्रैक्चर हुआ है, मीन्स बैठे बैठे ही उनको कहीं पर हिप बोन में फ्रैक्चर हुआ था। तो अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो डे बाय डे करने की वजह से हमारे जॉइंट्स, हमारे बोन्स, हमारे मसल्स, हमारे लिगामेंट्स सब स्ट्रांग हो रहे होंगे। और अगर नहीं करेंगे और पूरी जिंदगी हमने न्यूट्रिएंट्स भी खराब खाए हैं, वो भी प्रॉपर वे में हर दिन नहीं लिए हैं, तो एक दिन हमारी बोन्स इतनी वीक हो जाएंगी, उसके जो सेल्स होते हैं वो टूटते हैं और वो जाली जाली टाइप की बन जाती है, वो इतनी वीक हो जाएंगी कि बैठे बैठे भी फ्रैक्चर हो सकता है, और ऐसा लोगों को हो रहा है। मेंटल हेल्थ इश्यूज जो है वो इम्प्रूव होते हैं एक्सरसाइज से, एंजाइटी और डिप्रेशन कम होता है।
अब हमने बात कर ली, रेस्ट की बात कर ली, कब खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, और एक्सरसाइज की बात कर ली। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, हाइड्रेशन। क्यों हम बार बार कहते हैं हमारी बॉडी को पानी दो, पानी दो, इतना पानी पीना चाहिए, तुम्हें तुम्हें इतना पानी पीना चाहिए, ये वाली प्रॉब्लम है तो इसको तो इतना पानी पीना चाहिए। यहाँ मेरे सामने एकदम आ रहा है कि हमारी बॉडी ने, आप सबने सुना है, 70%, 60 to 70% ह्यूमन बॉडी जो है पानी से बनी है। आज जो मैं ये सेशन कर रही हूँ ना, आप में से बहुत सारे लोगों को बीच में मालूम होगा, हमारे साथ में एक तो सर यहाँ है कोई, जो इन्होंने मेरे को 9 डेज के सेशन किए थे। तो मेरा तब भी पर्पस वही था कि मैं अपने पेशेंट तक ये सारी नॉलेज, तो बड़ी डिटेल में हमने बात की है। पूरे एक दिन जब हम पूरा एक सेशन सिर्फ इस बात पे ले रहे होंगे कि क्यों हमारी बॉडी के लिए पानी जरूरी है, और जब उन्हें डिटेल में सब पता चल जाएगा कि इसलिए जरूरी है, तो वो फिर तो उनका माइंड कहेगा भैया पानी पी लो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। तो उसमें हमने बड़े डिटेल में बात की थी, बहुत सारे किस किस बॉडी में कितना चाहिए, कौन से ऑर्गन में कितना होना चाहिए, ये सब बहुत सारी डिटेल में हमने बात की थी, क्योंकि पूरे एक सेशन पानी के ऊपर ही था। ऐसा हर हर दिन हमने अलग अलग फैक्टर्स पे बात की थी। तो हमारा बॉडी में 70% हमारी बॉडी जब पानी से बनी ही है, तो वो जब पानी उसमें हर वक्त, यहाँ मतलब ऑर्गन में पानी है, माइंड में पानी, ब्रेन पानी से बना है, हार्ट बना है, ब्लड वेसल्स में पानी बह रहा है, खून में, ठीक है। तो कहीं तो कमी हो जाएगी तो फिर बीमारी तो बनेगी ना। तो पानी क्यों इंपॉर्टेंट है? मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, सबसे पहले तो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, टॉक्सिन्स को फ्लश करता है, किडनी लिवर के लिए बहुत जरूरी है, लिवर कितना टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करता है, तो उसे पानी की बहुत जरूरत है। इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, अगर अच्छा पानी होगा तभी सर्कुलेशन बहुत अच्छा होगा। और मैंने बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ब्रेन को बहुत ज्यादा सर्कुलेशन, बॉडी का सबसे ज्यादा सर्कुलेशन ब्रेन को चाहिए, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा चाहिए। तो उसको वो पानी से ही तो जा पाएगा ना, ज्यादा पानी होगा तो जाएगा, कम पानी होगा तो गाढ़ा होने की वजह से तो नीचे ही आएगा ना। तो हमारे बॉडी के लिए इसलिए पानी बहुत जरूरी है। कभी कभी आपने देखा होगा चक्कर आते हैं लोगों को, और सिनकोप कहते हैं, एक जब अक्सर सबके साथ हुआ होगा कि आप बहुत देर से बैठे हुए थे नीचे, जब बैठे होते हैं और जब खड़े होते हैं तो एकदम से चक्कर आता है। बीमारी के बाद भी ऐसा होता है। तो वो वही है कि अगर उस वक्त हम पानी पियेंगे, सबसे सिंपल ट्रीटमेंट, कि पानी पी लेंगे तो वो चक्कर आना बंद हो जाएगा उस वक्त के लिए, क्योंकि एकदम से सर्कुलेशन ब्रेन तक नहीं पहुंचा था और हमें अंधेरा सा आया था आंखों के सामने। तो ऐसा होता है हमारा। तो पानी इसलिए इन सारी चीजों के लिए जरूरी है। जॉइंट्स और मसल्स के लिए सपोर्ट करता है पानी। साइंटिफिक डाटा बताता है कि 60 से 70% ह्यूमन बॉडी वाटर से बनी है। हर हर सेल, ऑर्गन, हार्मोन प्रोसेस, जो भी कोई भी प्रोसेस हो रहा है वो उसके लिए पानी चाहिए, ठीक है। वाटर लाइफ, जो है लाइफ प्लस एनर्जी, इम्यूनिटी, हेल्दी डाइजेशन, हाइड्रेशन, ये वही आ गया। उन्होंने कहा है कितना पीना चाहिए 24 घंटे में, डेली रिक्वायरमेंट हेल्दी एडल्ट जो कि नॉर्मल एक्टिविटी करता है। यहाँ बार बार सुन लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, हेल्दी एडल्ट की बात हो रही है। हम में से कोई हेल्दी नहीं है, किसी सब कोई कुछ ना कुछ मीन्स अब नॉर्मलिटी है, फिजिकल हम पूरी तरह से हेल्दी नहीं है। तो जो हेल्दी है उसको कितना चाहिए? वेट बेस्ड 30 30 से 35 ml पर केजी बॉडी वेट। जो 60 किलो का इंसान है उसको तकरीबन 2 लीटर तक पानी चाहिए हर पूरे दिन में, हेल्दी एडल्ट को, ना कि आपको। जो 70 किलो का है उसको 2.45 यानी ढाई ढाई लीटर तक पानी चाहिए। जो 80 का है उसको 3.25 लीटर तक का पानी चाहिए। लेकिन हेल्दी एडल्ट को, जो बीमार हैं उनका तो लीवर को काम करने के लिए और ज्यादा पानी चाहिए। जो कि डायबिटिक हैं उनके तो सारे ऑर्गन को बहुत ज्यादा पानी चाहिए। जो कि हार्ट डिजीज में मुब्तला हैं उनको तो बहुत ज्यादा, उनका तो ब्लड प्रेशर बढ़ने की मतलब पानी ज्यादा होगा तो बेचारे को कम काम करना पड़ेगा। तो जो बीमार है, अपने जब हम कंज्यूमर से बात करेंगे, जब हम अपने क्लाइंट से बात करेंगे, तो हम ये वाला नहीं बता रहे होंगे, उनको थोड़ा ज्यादा बताएंगे।
तो 60 किलो के इंसान को हमें 3 लीटर बताना है, और 70 वाले को हमें 3.5 बताना है, और 80 वाले को भी हमें 3.5 पे हम कर दें, लेकिन हम गर्मी में इसको और ज्यादा बढ़ा देंगे। ड्यूरिंग एक्सरसाइज हीट होती है, एक्स्ट्रा वाटर चाहिए, प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। ठीक है, सिप वाटर ग्रेजुअली इंस्टीड ऑफ गल्पिंग लार्ज क्वांटिटी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा, कि हमें पानी एक साथ ज्यादा नहीं पीना है। याद आया 2-3 घंटे बाद कि हमने तो पानी नहीं पिया और ढेर सारा पी लिया। ठीक है, अगर आप अपने पास बॉटल रखें, बॉटल से पीना, मैं पीती हूँ, मतलब ये बहुत ही एटिकेट्स के खिलाफ कहा जाता है कि बॉटल से, लेकिन मेरे घर में और मेरी क्लिनिक पर सबको पता होता है कि कुछ बॉटल्स जो यहाँ की पर्टिकुलर है, वहाँ की मेरी अपनी है। मुझे तो गिलास में करो, और उसको मैं बॉटल से बार 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 पीती रहती हूँ। अभी हमें सप्लीमेंट लेने होते हैं, तो वो भी मेरे बड़े बड़े जार हैं, उसी में मैं अपना सप्लीमेंट 4-5 डाल लेती हूँ, और उसी को सिप सिप करके भी पीते रहती हूँ। तो हमें बैठे रहते हैं, एक्टिव नहीं होते हैं, कैसे भी है, लेकिन हमारी बॉडी को क्योंकि हम हेल्दी नहीं है, तो अभी थोड़ा ज्यादा पानी की जरूरत है। तो इसलिए ये सारे काम होने के लिए हमारी बॉडी को पानी की जरूरत है, और हमें ये पूरे दिन में लेना होता है। हाँ, मेरे अकॉर्डिंग, या मैंने ये कहीं पढ़ा ही है कि हमें कप, जैसे हमने कहा था, सिप सिप लेना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसा ही होता है। तो हमें, जब हम सुबह में उठते हैं, जो वो पहला 1 घंटा होता है ना, उसमें पहले 1 घंटे में हमें 1 लीटर पानी पी लेना चाहिए। हम बार बार सुन रहे हैं कि बॉडी एक्टिव होती है, डाइजेशन रेडी होता है, कि वहां पर चीजें आए और वो डाइजेस्ट करे, एनर्जी प्रोड्यूस करे, ये सब काम होने हैं। मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होना चाह रहा है ना, वहां पे आप खाना दोगे, पानी दोगे, ये सब काम करोगे। तो इसलिए हमें शुरू में पहले 1 घंटे में टॉक्सिन्स को फ्लश करने के लिए, मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो चुका है, डाइजेशन हो रहा है, तो हमें ज्यादा पानी पीना होगा। तो पहले 1 घंटे में 1 लीटर पी लीजिए। उसके अगले 3 घंटे जो है, 1 घंटे के बाद के 3 घंटे, उसमें 1 लीटर पी लीजिए। यहाँ डाइजेशन हो रहा होगा, अच्छा ब्रेकफास्ट किया है आपने, एनर्जी प्रोड्यूस होनी है, फोकस बेटर है, यहाँ पर एक्टिविटी ज्यादा होती है लोगों की, तो 1 लीटर उसमें पी लीजिए। बाकी का 1 से 1.5 लीटर पानी आप शाम तक पी लीजिए। और सोने से 1 घंटे पहले तक आपको, आप पानी पीना, सोने से जिसमें क्या होता है, ऑर्गन, हाँ कहीं पे आएगा, बॉडी हाइड्रेशन मेंटेन रहता है, फटीग नहीं होता। अगर हम शाम के टाइम भी पीते हैं, ऑर्गन सपोर्ट करता है, और बिना स्लीप डिस्टर्ब किए। टोटल डेली वाटर इनटेक ये इतना हो गया। और ये हेल्दी ह्यूमन की नीड है, हम सब के अकॉर्डिंग हमें पानी इससे ज्यादा पीना होगा। हाइड्रेशन और डिजीज का क्या ताल्लुक है? किडनी स्टोन्स प्रिवेंशन होगा अगर हम सही तरह से पानी पीते रहेंगे। जो यूरिन होगा, वो उसमें कितने भी टॉक्सिन्स आ रहे हैं, कितने भी एस्क्रीटा आ रहे हैं, पानी वो डाइल्यूट रहेगा, तो वहां रुकेगा ही नहीं, धुलते रहेंगे किडनी की, और वहां पे स्टोन नहीं बनेगा। हार्ट और बीपी हेल्थ अच्छा रहेगा, ब्लड वेस्कुलरिटी अच्छी रहेगी। डाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टिपेशन होगा नहीं, डाइजेशन इंप्रूव रहेगा अगर हम डेली डेली पानी पीते रहेंगे तो। स्किन हेल्थ हमारी बहुत अच्छी रहेगी, ग्लो करेगी, इलास्टिसिटी हमेशा बनी रहेगी। वेट मैनेजमेंट होगा, सप्रेस अननेसेसरी हंगर भी होती है, और सही टाइम से सही मिकदार में पानी पीने से और भी चीजें कुछ जब सही हो बॉडी में, तो वाटर रिटेंशन भी नहीं होगा। एक्सरसाइज परफॉर्मेंस, मसल्स जॉइंट लुब्रिकेट रहेंगे पानी पीने से। यहाँ एक चीज शायद मुझे मेंशन करनी थी, सोने से 1 घंटा पहले हमें पानी पीना बंद कर देना चाहिए। उससे क्या होता है, हमें डीप स्लीप चाहिए। ठीक है, और अगर हम पानी पी रहे होते हैं, जब हम पूरे दिन में ऊपर नहीं पिया है ना, तो हमें शाम के टाइम या सोते वक्त या सोने के दौरान भी प्यास लगती है। तो उससे हमें बचना है, सही टाइम पे पानी पीना है। डीप स्लीप जब डिस्टर्ब होती है, तो वही हमारा है कि ग्रोथ हार्मोन हमारा रिलीज नहीं होगा, हमारी अच्छी हीलिंग और रिपेयरिंग नहीं होगी। फिर आ जाता है हमारा मेंटल हेल्थ। ठीक है, ये तो मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है। फिजिकल हेल्थ ठीक ही नहीं हो सकती अगर आपकी इमोशनल और मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है। ये सारी चीजें हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं, पानी पियो, अच्छे टाइम पे सो जाओ, कब खाओ क्या खाओ,
जब तक हम मेंटल हेल्थ यानी अच्छे अच्छी स्टेट में नहीं होंगे, हम अगर स्ट्रेस ले रहे हैं, हम लोगों से डरते हैं, हम किसी को सोचते रहते हैं, किसी की बातों पे गुस्सा होते रहते हैं, हम पता नहीं क्या क्या, हमारी थॉट प्रोसेस बहुत खराब है, तो हम ये सब कहाँ कर रहे होंगे। तो मेंटल हेल्थ को हमें ठीक करना होगा, यही मेरा विजन है। फिजिकल हेल्थ जब ठीक होगी, जब इमोशनल और मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, और शायद हम जब इन तीनों में अच्छे हो जाएंगे, तब हम जिंदगी में चाहेंगे कि अब हमारे पास पैसा आ जाए और हम ज्यादा अच्छा पैसा कमा पाएंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग फिजिकली, मेंटली और इमोशनली आपको हेल्दी होना चाहिए, और आपको अर्निंग करनी चाहिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए फीमेल्स को। ये मेरा जिंदगी का पर्पस है, विजन है। तो मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ की फाउंडेशन है। मेंटल हेल्थ सिर्फ दिमाग की बात नहीं है, ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है। बॉडी में होने वाला हर हीलिंग प्रोसेस, इम्यूनिटी, हॉर्मोन्स का बैलेंस होना माइंड से ही स्टार्ट होता है। यानी हमने एक बार बात की थी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, तो ये जो मेंटल हेल्थ होती है, हमारी सबकॉन्शियस माइंड से ज्यादा रिलेशन होता है, क्योंकि 95% वही एक्टिव होता है। स्ट्रांग माइंड होगा तो बेटर रिकवरी हम करेंगे अपनी किसी भी डिजीज की, हम हेल्दी ज्यादा रहेंगे, हम हेल्थ को ज्यादा मेंटेन करेंगे, वेलनेस को पसंद करेंगे, और वेलनेस के लिए जितनी भी फैक्टर्स हैं उनको अपनाएंगे। अगर हमारा स्ट्रांग माइंड होगा तो स्लो हीलिंग होगी। अगर हमारा वीक माइंड होगा तो, अगर माइंड हील नहीं तो पूरी बॉडी पूरी तरह हील नहीं हो सकती। किसी के पास अगर हेल्दी माइंड नहीं है, सबकॉन्शियस स्ट्रांग माइंड नहीं है, तो नहीं हो पाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा। या तो उसके, आपको वेलनेस कोचेस को इतना स्ट्रांग माइंड होना चाहिए उनका, कि वो किसी को भी पकड़े उसको ठीक कर दे, जादू कर दे, उसको ऐसा समझा दे और सब कुछ उससे करवा ले कि वो ठीक हो जाए। और अगर उसका खुद का मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम बहुत आ सकती है। विल पावर हैबिट चेंज का कनेक्शन, तो ये भी अभी हम जो कह रहे हैं, रेस्ट करो, ये करो, ये करो, ये सारे फैक्टर्स को अपनाओ, तो ये इसका कनेक्शन तो हमारी हैबिट फॉर्मेशन का विल पावर से ही है। वो 2 दिन आपके कहने से चेंज हो जाएगा, 2 हफ्ते बाद वो फिर से ही ये सारे, वो रात में मोबाइल देख रहा होगा, वो टेंशन ले रहा होगा, वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा होगा। तो हमारा ये कनेक्शन मेंटल हेल्थ से ही है। डेली रूटीन अपनाना, एक्सरसाइज करना, सही खाना खाना, सब विल पावर पर डिपेंड करता है। विल पावर तब स्ट्रांग होती है जब माइंड काम और इमोशनली स्टेबल हो। स्ट्रेस, फियर, नेगेटिविटी, हैबिट टूट जाती हैं, रूटीन बिगड़ जाता है। सिंपल ट्रुथ, हेल्दी हैबिट्स हेल्दी माइंड का ही रिजल्ट होती हैं। इमोशनल हेल्थ से डिजीज कैसे बनती है? हाउ इमोशनल, मैं जो बोलती हूँ इमोशनली हेल्दी हो, उसको कहते हैं साइटोसोमेटिक डिजीज। ये भी मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है। उसको कहते हैं फंक्शनल फिजिकल प्रॉब्लम्स। आप इमोशनली अपने इमोशंस की वजह से बहुत ज्यादा बीमार हो सकते हो, और मैंने हजारों, हजारों तो नहीं, सौ से तो ज्यादा ही हो सकता है, 1000 की क्वांटिटी में मैंने देखा हो, क्योंकि फीमेल पेशेंट रहे हैं। ऐसे पेशेंट बहुत देखे। फंक्शनल डिजीजेस अपने आप ही डिजीज बना लेना, और ये पूरा लाइफ स्टाइल डिजीजेस का की रूट है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस रहेगा, इन्फ्लामेशन कहीं ना कहीं होगा, इन्फ्लामेशन होगा तो लाइफ स्टाइल डिजीजेस हो जाएंगी। स्ट्रेस से गट प्रॉब्लम होती है। अगर कोई बहुत ज्यादा डरता, एंजाइटी में रहता है, तो उसको हार्ट और ब्रीदिंग के इश्यूज होते हैं। इमोशनल पेन जो होता है, उससे भी हार्ट प्रॉब्लम भी होती है। क्रॉनिक थकान रहेगी, बॉडी पेन रहेगा, हार्ट प्रॉब्लम हो जाएंगी। अनहील्ड इमोशंस होते हैं तो अनहेल्दी बॉडी होती है, वो भी कहीं ना कहीं पेन ही होता है उसमें। तो इमोशन से हमारी फिजिकल हेल्थ बहुत जुड़ी हुई है। ये भी मेंटल टॉक में ही, मेंटल मेंटल हेल्थ में आता है। कि जैसे हम, मैं बात कर रही हूँ मैनिफेस्टेशन पर, हम बात कर रहे हैं, हम अर्निंग या अपने सक्सेस को जब अचीव कर पाएंगे, जब हम अपने आप से अच्छी बात कर रहे होंगे, तो जो हमारे कंज्यूमर हैं, जो हम, सबसे पहले हमें खुद हेल्दी होना है, हमारी फैमिली को हेल्दी करना है, तो हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो आप कैसी बात करते हो अपने आप से, अपनी बॉडी, अगर आपकी कोई भी बीमारी है, जब हम बीमार होते हैं तो हमारी ना तो तय करती है बॉडी हील मोड में जाएगी या फिर फेयर मोड में जाएगी। हम ऐसा सोचते रहते हैं, ये बीमारी ठीक होती है क्या, क्या मतलब ये रिवर्स हो पाती है, इस तरह की कुछ कुछ बातें कर रहे होते हैं। तो हार्मोन्स इससे हाँ, ये अगर
ठीक हो जाएगी। हमने ऐसा कही इसको बीमारी को तो मुझे ठीक करना है, मान लिया, तो हार्मोन्स बैलेंस होंगे, इम्यूनिटी आपको सपोर्ट करेगी। अगर हम ऐसे सोचते रहेंगे ये ठीक नहीं होगी, ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा, ये तो ऐसा नहीं होता होगा, ऐसे तो रिजल्ट नहीं आते होंगे, अगर ऐसा सोच रहे होंगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा, हीलिंग स्लो हो जाएगी। डॉक्टर, मेडिसिन, रूटीन, इन सब पर आप बिलीव करेंगे तो बॉडी सेफ्टी सिग्नल देगी और ज्यादा हील करेगी। डाउट में रहेंगे, डॉक्टर पर, मेडिसिन पर निगेटिविटी रहेगी, डर रहेगा, उसको रिजल्ट आया या नहीं आया, किसी को आया, कैसा है, कितने दिन में देता है, तो फिर डेंजर सिग्नल देगी और बॉडी अच्छे से हील नहीं होगी। जैसी सोच वैसा हार्मोन रेस्पॉन्स आएगा और वैसी ही रिकवरी होगी। मेडिसिन बॉडी को हील करती है, लेकिन इनर टॉक तय करती है कि हीलिंग प्रोसेस है या नहीं। तो आ, मैंने जब वो 9 डेज का सेशन किया था, तो मेंटल हेल्थ में ही मैं अब कई सारे मरीजों के साथ काम कर चुकी हूँ। ये मैंने सिंगल सिंगल पेशेंट के साथ भी ऐसा किया कि एक सेशन उनके साथ रखा। ये इनर टॉक को तो आपको सुधारना है। हमारा सबकॉन्शियस वाले सेशन में हमने बात की थी कि जो भी आपके अंदर बात चल रही है उसको पकड़ो पहले। ठीक है, हम बात क्या कर रहे हैं, फिर अपने 3 अच्छे सेंटेंस बनाओ। आपको डिजीज, किसी को पीसीओडी है, किसी को डायबिटीज है, किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो उनके 3 आप सेंटेंस बनाओ कि इतने दिन में ठीक हो जाऊंगा, ये कर लूंगा, ये वाली मेरी प्रॉब्लम ऐसे हो जाएगी। जो भी हमें अच्छे अपने 3 एक गोल बना लेने हैं कि इतने दिन में मैं, तो जब भी हमारी ये ऐसी टॉक आ रही है जो बार बार आती है, पता नहीं ये ठीक होगी नहीं होगी, इतना पैसा जा रहा है मेडिसिन में, ये क्या पता नहीं लोगों का ठीक भी हो रहा है, ये सही से रिजल्ट भी आ रहे हैं, अगर ऐसी बार बार सोच आ रही है, तो आपके 3 अफर्मेशन होंगे। आप उसको बार बार बोलोगे, लिखोगे, बार बार बोलोगे कॉन्शियसली, क्योंकि माइंड में तो थॉट आते रहते हैं 60,000 तक, उसमें आपकी बीमारी से रिलेटेड भी आ रहे हैं, जो भी बीमारी हो चुकी है। तो आपके जो अपने 3 अफर्मेशन होंगे उसको बार बार बोलिए। इनर टॉक का तो ये हो जाएगा। मेंटल हेल्थ को आप सोचते समझते जान रहे होंगे। जो स्ट्रेस सबसे बड़ा हमारा हार्मोन बार बार रिलीज होता है हर गलत इमोशन में, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें बताया जा रहा है बार बार। एक्सरसाइज से भी होता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्क से होता है, नेचर के पास जाने से होता है, बच्चों के साथ खेलने से होता है, हंसने वाली चीजें देखने से होता है, और मेडिटेशन को बताया जा रहा है। तो मैंने उसमें भी कहा था कि मैं मेडिटेशन में बिल्कुल बिलीव नहीं करती थी। मुझे ऐसा लगता था बॉडी, सोल और थॉट्स, इमोशंस, इन सब को मैं साथ में लेकर ही चलती हूँ। और ये तो मतलब मैं तो इसको शायद इसी स्टेट में तो हमेशा रहती हूँ, लेकिन जब मैंने किया तब मुझे समझ में आया। तो ऐसे ही कितने लोग हैं, मैं फिर लोगों से परमिशन लेना चाहूंगी। 8:10 हो चुके हैं। क्या अभी हम ऐसा एक छोटा सा सेशन, मतलब ये उस स्टेट में जाएं जिसमें हम अपने, मैंने उनसे कहा था लोगों से, 3 अपने पेशेंट के साथ, क्योंकि ये मैंने कुछ दिन से, कुछ महीनों से करना शुरू किया, उनको सेशन करवाए कि हम उनके इंटरनल जो ऑर्गन है जहाँ पे बीमारी है वहां बात करेंगे। तो अगर आप लोग इतना टाइम दे सकते हैं तो मैं 2-3 लोगों के मैसेज चाहूंगी। 9:11 हो चुके हैं। क्या हम इतना टाइम देंगे कि हम थोड़ा सा 5 मिनट में वो सेशन करें? यस मैम, आ चुका है, एक का भी आ गया, मैं तो रेडी हो रही हूँ अब। तो जब भी मेडिटेशन करते हैं तो ऐसे बहुत सारे प्रोसेस होंगे। अभी आप समझ लीजिए डॉक्टर अजमा को तो उसने तो एक्सपीरियंस किया है, लेकिन उनकी सालों की जो प्रैक्टिस थी वो सिर्फ इंटरनल बॉडी को बहुत अच्छे से तरह से समझती थी। तो वो ही समझ चुकी जो ये मेडिटेशन हर चीज के लिए, माइंड के लिए या हर चीज के लिए कर रहे हैं, हम अपनी डिजीज के लिए, हम अपने इंटरनल ऑर्गन के लिए, हम उसके लिए भी कर सकते हैं। तो जब मैंने अपने लिए किया और अपने मरीजों के साथ में किया, मुझे खुद इतना ज्यादा बिलीव है उस पर, 100% बिलीव है कि ऐसे आप अपने आप को ज्यादा रिकवरी दे सकते हो, ज्यादा हीलिंग दे सकते हो। तो मेडिटेशन की फॉर्म में जब भी जाते हैं हम, जब अपने अंदर जा रहे हैं, अपनी बॉडी के से एक तरह से कनेक्ट होने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आईज को क्लोज कर लेते हैं। आप सारे लोग जहां भी बैठे हो, किसी के सामने भी बैठे हुए हो इस वक्त, कुछ भी हो रहा है, आप आईज क्लोज कर लीजिए, किसी भी स्टेट में हो, आईज क्लोज कर लीजिए। और फिर उसके बाद में हम
एंट्री एक तरह से करते हैं अपनी सांसों के साथ। तो अपनी सांसों को समझने लगिए, ये अंदर ले रहे हैं आप, बाहर छोड़ रहे हैं, उसको समझने लगिए। थोड़ी देर सांस लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, सांस के साथ आ जाइए। इधर उधर माइंड जाता रहेगा, कोई नहीं। आज हमें जहां भी आपकी जो डिजीज है वहां तक, बहुत सारी फीमेल्स होंगे, तो सबसे पहले हम हार्ट तक ही जाएंगे, क्योंकि डिजीज तो शायद हमारे हर ऑर्गन में थोड़ी थोड़ी आ चुकी है। वो थोड़ी ज्यादा मेहनत करने में लगा हुआ है, वो थोड़ी मुश्किल से मेहनत कर रहा है। बार बार कहा जा रहा है दिल्ली का पोल्यूशन कितना है, तो हमारे लंग्स बड़ी मेहनत कर रहे हैं, हमारा लिवर में बड़े टॉक्सिस जा रहे हैं, वो बड़ी मेहनत कर रहा है। तो आज हम अपने हार्ट से बात करेंगे थोड़ी सी, और उसको बिल्कुल ये समझेंगे कि जो जो फंक्शन हो रहे हैं उसके, जो जो फंक्शन हो रहे हैं उस फंक्शन से को आज हम समझने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। तो जहां भी जिसकी डिजीज है, मैं 2 मिनट रुकना चाहूंगी, आप लोग साथ में बने रहिए। जो हमारी सांसें हैं उस पर ध्यान दीजिए, सांस ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, सांस पे ध्यान रखिए। जहां भी दिमाग जा रहा है सांस पे आ जाइए। सांस पे ध्यान देते रहिए। अंदर लीजिए, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। फिर आप ध्यान दीजिए, सबको पता है हमारा हार्ट यहाँ होता है, तो हमारी पूरी सोच वहां जा चुकी है। बार बार हम सुन रहे हैं हमारा हार्ट हमारी मुट्ठी के आकार का है, तो वहां हमारी मुट्ठी के आकार का पूरी जिंदगी से पंप कर रहा है, वो काम करने पे लगा हुआ है। ध्यान दीजिए, ऐसे जैसे आप उसके पास में जाके खड़े हो गए हैं और उसको देख रहे हैं। सबसे पहले फील कीजिए कि आप उससे दिल से थैंक यू कहना चाह रहे हैं। आप उससे कहना चाह रहे हैं कि मैंने अपनी हेल्थ का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा, ना टाइम से पानी पिया, ना अच्छा खाना खाया, जितने भी न्यूट्रिशंस की जरूरत थी तुम्हारे लिए, अच्छा फैट की, मैंने तो तला भुना खाया, कुछ भी खाया, लेकिन तुम अपना काम हर सेकंड के हर हिस्से में करते रहे। दिल से थैंक यू करने की कोशिश कीजिए, मीन्स एक इमोशन लेकर आइए कि आप आज अपने हार्ट को थैंक यू कह रहे हैं। उसको जो ओवरलोड आपने दिया हुआ है, वो जो मुश्किल से पंप करता है, उसके जो आसपास थोड़ी सी चर्बी आ गई है और उसको पंप करने में मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी वो जोर लगा के पंप कर रहा है, उसके लिए अपने अंदर से फीलिंग लेके आइए कि आप उसको थैंक यू कह रहे हैं, और उससे कहने की कोशिश कीजिए। बोलिए, अंदर अंदर बोलिए कि आज मैंने पहली बार आकर तुमको देखा है, कैसे तुम हर वक्त मेरे लिए, हम सारे ऑर्गन के लिए, हम सारी पूरी बॉडी के लिए, हमारे एक एक जो सेल है कहीं पर भी, उसके लिए काम करने के लिए हर वक्त लगे हुए हो, बिजी हो अपने काम में, बहुत सिंसियरिटी से काम कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू। और मैं पूरी तरह से अब रेडी हूँ। जितनी चीजें मैंने सीखी और जानी है अब तक, सबसे पहले मैं अपने ऊपर अप्लाई करूंगा, तुम्हारा पूरा पूरा साथ दूंगा कि मैं तुम्हारे काम को आज से आसान करने की कोशिश करूंगा। तो मैं बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े हर बार, इतना ज्यादा टेंशन होने की वजह से, ओवरलोड होने की वजह से, उसमें भी टाइम से मैं खाना नहीं खाता हूँ, उसमें भी मैं पानी पीना भूल जाता हूँ और ज्यादा टेंशन दे देता हूँ, फिर उल्टा सीधा खा लेता हूँ, बहुत देर भूखे रहने के बाद पानी भी नहीं पीता हूँ। ये सारी चीजें मैं संभालूंगा अब से, और तुम्हें पूरी पूरी हेल्प करूंगा कि तुम अपना काम आसानी से करोगे। सारे ऑर्गन तक जो तुम ब्लड पंप करके दे रहे हो, साफ ब्लड जो दे रहे हो, उसमें आज से मैं पूरी हेल्प करूंगा। उससे अच्छे से थैंक यू कीजिए, शुक्रिया अदा कीजिए, और
बहुत अच्छी फीलिंग करते हुए अपनी सांसों पे आ जाइए, वहां ध्यान दीजिए कैसी वो चल रही है अभी। क्योंकि आप अपने हार्ट से बात कर रहे थे तो हो सकता है वो थोड़ी तेज तेज चल रही है, उस पे ध्यान दीजिए। सांस ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। आज आप अपने अंदर, अपने ऑर्गन से, अपने हार्ट से मिलकर आए हो। पता नहीं क्या क्या बातें की हैं हमने इसके बारे में, लेकिन आज उससे थैंक यू कहकर आए हो। ये बहुत अच्छा मोमेंट है। आप बहुत, हम सब इस वक्त बहुत अच्छी एनर्जी में आ चुके हैं। तो अभी आंखें हम खोल सकते हैं और अपनी इस एनर्जी को फील करके अपने हार्ट पर ही हाथ रख के ऐसा बिल्कुल फील कर सकते हैं कि हमें थोड़ी सी, जो हमारा पूरा हार्ट का सिस्टम है वो और ज्यादा से अच्छे काम कर रहा है। वो अच्छा फील कर रहा है कि उसका, उसको अप्रिशिएट किया गया है। आज हमने उसका साथ देने का वादा किया है उससे। अभी आप आंखें खोल सकते हैं और इस स्टेट को मैं चाहती हूँ जितनी भी आपके कंज्यूमर हैं, जितने भी हम सब हैं, जितने भी घर में ज्यादा बीमार हैं, जहां जहां बीमारी है, हम इस तरह से हर ऑर्गन से बात कर सकते हैं। बिलीव मी, जितना आप उसको थैंक यू कहकर आओगे। मेरी पेशेंट के बड़े बड़े जो सिस्ट फॉर्म हो गए हैं, उनको मैं थोड़ा समझाती हूँ कि यहाँ पे सिस्ट है, यहाँ पे एक मांस बन चुका है, वो हमारी गलती से बना है। और उसको हम कह के आते हैं कि आज से हम पूरा ध्यान रखेंगे, इसको हम खत्म करके मानेंगे, हम फिर से वैसे हो जाएंगे जैसे हमारे ईश्वर ने, हमारे अल्लाह ने हमें बनाया है। तो ये बात जब आप डेली बेसिस पे करने लगोगे, जब आप बार बार करोगे, अपने ऑर्गन को थैंक यू करोगे, अपने ऑर्गन से कहोगे कि आप उसके साथ हो, आप अच्छा करोगे अपने बॉडी के साथ, तो बिलीव मी, आपकी रिकवरी अच्छी होगी, आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। अब आ जाता है राइट मेडिसिन। यानी हमने रेस्ट के बारे में बात किया, हमने कब खाना है, क्या खाना है, एक्सरसाइज क्यों जरूरी है, हाइड्रेशन क्यों होना चाहिए, मेंटल हेल्थ क्यों हमें इम्प्रूव करनी है, हमारी फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हमें मेडिसिन क्या लेनी है जब हम बीमार हो जाएं। ये ये भी मेरी बहुत, मतलब ऐसा था मैं लोगों को झिंझोड़ झिंझोड़ कर कहूँ कि कौन सी बीमारी में तुम्हें कौन सी दवाई खानी है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। इट मीन्स कि पैथी कौन सी अपनानी है। तो डॉक्टर अजमा सालों से प्रैक्टिस कर रही थी और वो भी एलोपैथी का ट्रीटमेंट करती थी, और उनसे लोग कहते थे सप्लीमेंट लें। मैं भी कहती थी हाँ सप्लीमेंट लेने चाहिए, लेकिन मुझे खुद पता होता था कि महीनों तक कैसे सप्लीमेंट इनको दे दूं जो केमिकल से बने हैं। आज हम इन्वायरमेंट, फूड, लाइफस्टाइल से बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स ले रहे हैं, हर तरह से टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं। और केमिकल, हमारी दवाइयां ही खुद केमिकल हैं, जो हम दवाई खा रहे हैं वही केमिकल है। तो सिर्फ मेडिसिन लेना काफी नहीं होता, राइट क्वालिटी, राइट फॉर्म और राइट टाइम पर हम कौन सा ट्रीटमेंट ले रहे हैं ये जरूरी होता है। केमिकल और इम्प्योर सप्लीमेंट बॉडी को हील नहीं करते, कंफ्यूज कर देते हैं। तो जो सालों की मीन्स चाहत थी, जो इतना चाहा था कि मैं कुछ ऐसा समझ पाऊं, जो ऐसा मिल जाए मुझे जिंदगी में, जिसको मैं अपनी कंज्यूमर तक देने में डर महसूस ना हो कि अगर महीनों तक ये सप्लीमेंट लेगा तो इसको कुछ तो सप्लीमेंट मिलेंगे, कुछ तो इसकी नीड पूरी होगी, लेकिन कहीं और साइड इफेक्ट ना कर रहा हो, इसकी हार्ट को ये प्रॉब्लम ना क्रिएट कर रहा हो, इसकी लीवर के लिए ये मतलब टॉक्सिन्स नहीं बना रहा हो। तो मुझे ऐसी खोज थी, और जिस चीज की खोज करते हैं वो हमें मिल जाता है। तो मुझे पूरे 1 साल पहले डॉक्टर नेचर वेलनेस खुद मिला, हमने यहाँ से दिखाया, चुना है। लेकिन मैं बार बार थैंक यू करती हूँ, ब्लेस्ड फील करती हूँ कि हमें डॉक्टर नेचर वेलनेस मिला, जहाँ हमें ऑर्गेनिक बेस्ड प्रोडक्ट मिले हैं, जहाँ हमारे सारे सप्लीमेंट और न्यूट्रिएंट नेचुरल हर्ब से बने हैं, प्योर हब से बने हैं। हमने हर एक चीज को लैब टेस्टेड किया है, राइट डोज में राइट हर्ब और न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं हमें, प्रिजर्वेटिव नहीं मिल रहे हैं हमें, एडेबल प्रिजर्वेटिव हमें मिल रहे हैं हमारी मेडिसिन, हमारे सप्लीमेंट के साथ में, हमें न्यूट्रिशन के साथ में, हमें फिलर्स नहीं मिल रहे हैं, हमें वहां पे बाइंडर्स नहीं मिल रहे हैं, केमिकल से हम बच चुके हैं, हम ब्लेस्ड हैं। हम
जब मैं बोल रही हूँ तो डॉक्टर नीचर वेलनेस का नाम आया, किसी ने कोई चैट में नहीं लिखा। लिखिए, बार बार थैंक यू कहिए, ब्लेस्ड फील करिए। जो भी हमारा ईश्वर है, भगवान है, जो भी हमें इतने नोबेल जगह पर, इतने नोबेल कॉज के लिए हमें चुन चुका है, उसका हमें थैंक यू बार बार करना है। तो हमें यहाँ थैंक यू करना है कि डॉक्टर्स मैंने तो चुना और आई, वो ब्लेस्ड हुई, तो हम सबको भी ये ब्लेस्ड फील करना है कि हमें वो मिल चुका है जिसकी हमें तलाश थी, जो हमें जिंदगी के एक अच्छे मुकाम पर, जो जो हम लोग कहते हैं कि जो मीन्स इम्यूनिटी। हम, हाँ, तो हमारी मेडिसिन की बात चल रही थी, अब हमारी पूरी बात चलेगी जब हमने चुन लिया है डॉक्टर नेचर वेलनेस को, तो हमारा जो है, वो हमारे सारे प्रोडक्ट हैं वो हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं। इम्यूनिटी और इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, और डिजीज में कैसे काम होते हैं, तो प्रोटेक्शन सिस्टम, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, लो इम्यूनिटी, स्लो रिकवरी, इन सब में हमारे जो है बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, जैसे इम्यूनिटी बूस्टर टैबलेट है, इम्यून प्लस ड्रॉप है, हीमोबूस्ट सिरप है, किड प्लस सिरप है। ये अगर हम लेंगे तो हम डिजीज से बचे रहेंगे और हम इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर रहे होंगे, तो हमारी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होगी, फास्टर हीलिंग होगी, एनर्जी लेवल इंप्रूव होगा। हम्म। आई थिंक, हाँ, डाइजेशन, गट और एब्जॉर्प्शन के लिए हमारे पास में सप्लीमेंट हैं, प्रोडक्ट है। गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, पुअर एब्जॉर्प्शन, अगर ये सिम्टम आपको आने लगे हैं, हम चाहते हैं, हम लोगों तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि आप हेल्दी रहने लगे, आप वेलनेस को मेंटेन करें, लेकिन अगर ये सिम्टम आने लगे हैं, तो अभी आपने बहुत कुछ जान लिया होगा कि हमारी कमियों की वजह से ही हमें गैस बनने लगी है, एसिडिटी बनने लगी है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हमारा पुअर हो रहा है। तो हमें क्या करना होगा, मीन्स हमारे डाइजेस्ट ड्रॉप है हमारे पास में, फ्रेशो टैबलेट है, एलो डेली डिटॉक्स है हमारे पास में धातु पौष्टिक चूर्ण है, कामदेव चूर्ण है, निम्बारी चूर्ण है हमारे पास में, उदर निरोगी पाउडर है हमारे पास में, यकृजीत है हमारे पास में, जो है फ्रेशो पाउडर है। इस तरह के हमारे प्रोडक्ट हैं जो हमें इन सारे जो हमारा वीट एंड बार्ली ग्रास जूस है, ये पुअर एब्जॉर्प्शन में, कॉन्स्टिपेशन में, इन सब में हमें फायदा करेंगे, गट को क्लीन करेंगे, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन हमारा बेटर करेंगे, हार्मोनल और सेक्सुअल हेल्थ को सपोर्ट करेंगे। हमारी जो प्रोडक्ट है उसमें न्यूट्रिशन, प्रोटीन और डेली वेलनेस के भी सप्लीमेंट हैं। तो यहाँ पर मेंटेनेंस और वेलनेस जोन आएगा, डेली न्यूट्रिशन गैप फिल करना, डेली एक्टिव प्रोटीन पाउडर है हमारे पास में, प्रोटीन प्लांट प्रोटीन पाउडर है, न्यूट्री सपोर्ट ड्रिंक है जो कि हमें न्यूट्रिशन है, एक तरह से टर्मरिक ड्रिंक मिक्स है हमारे पास में, यहाँ मोरिंगा एंटीऑक्सीडेंट हमारा होना चाहिए था, वो हमारी एक तरह से डाइट है। प्रोबेरी जो है हमारी एक तरह से डाइट है। सी बकथॉर्न है, उसमें बहुत सारे वो अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड्स और ओमेगा है उसमें। हर्बल वेलनेस टी है। और ये हमारे एक तरह से न्यूट्रिशन, प्रोटीन और डेली डेली वेलनेस के हमारे जो है प्रोडक्ट हैं, जो हमारी मसल रिपेयर में, हमारी एनर्जी में, एंटी इंफ्लामेटरी की तरह हमें सपोर्ट करते हैं। तो फाइनल यही है कि हमें अपनी बॉडी को पहले डिटॉक्स करना है, फिर बैलेंस करना है, फिर रिपेयर करना है, मेंटेन करना है, और फिर हमें वेलनेस मिलेगी। तो अगर अगर आज कोई बीमारी भी आ चुकी है, कितनी भी, कोई भी सीवियर, आप अगर हमारे साथ बनेंगे, हमसे चीजों को समझेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, तो आपकी कितनी भी कोई भी बीमारी आपको आई है, तो आपको पहले बॉडी को डिटॉक्स करने को हम कहेंगे, तो करना चाहिए आपको। फिर हम थोड़ा बैलेंस करेंगे, फिर रिपेयरिंग पे आएंगे, जो भी इन्फ्लामेशन है हम उसको ठीक करेंगे, फिर मेंटेन करेंगे उसको, और आप बिल्कुल हेल्थी हो जाएंगे। डॉक्टर अजमा ने डॉक्टर नीचा वेलनेस को चूज किया क्योंकि यहाँ ऑर्गेनिक बेस
सारे न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट हैं। यहाँ लैब टेस्टेड हर्ब्स हैं, राइट डोज आपको मिलेगी, माइल्ड प्रिजर्वेटिव्स आपको मिलेंगे, कोई फिलर्स नहीं है, मीन्स जितने भी टैबलेट्स और वो हैं आपके पास, तो जो केमिकल्स बेस होते हैं उसमें आर्टिफिशियल फिलर्स होते हैं चिपकाने के लिए, बाइंडर्स के लिए। डिजीज रिवर्सल और वेलनेस दोनों होगा। शायद प्रीबायोटिक और वो आया था बीच में, अगर मैं कहूँ तो इसको थोड़ा सा, हाँ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे न्यूट्रिशन जो है, हमारे पास में जो चीजें हैं उसमें प्रीबायोटिक की तरह क्या क्या है हमारे पास, हम क्या खाएं जिससे हमारे गट स्ट्रांग बने, उनका एक तरह से खाना उनको मिले। तो प्रीबायोटिक फाइबर प्लांट कंपाउंड जो हम डाइजेस्ट नहीं कर, बहुत हैवी होते हैं हमारे लिए, लेकिन हमारे जो गट बायोम है, जो हमारा वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारी गट के अंदर, एलिमेंट्री कैनाल के लिए है, उनके लिए अच्छे होते हैं। तो त्रिफला प्लस जूस हमें जरूर लेना चाहिए, जो फाइबर की तरह काम करता है। कॉलोन में सबसे ज्यादा होते हैं, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है वहां पे हमारे जो वो होते हैं गट बायोम, वो सबसे ज्यादा होते हैं। तो उसके लिए त्रिफला बहुत अच्छा है, जो हरित की विभित की, और वो टैबलेट है अमल की हरित की विभित की, वो भी हमारे इसके लिए इसकी तरह काम करेगी, प्रीबायोटिक की तरह। एलो डेली डिटॉक्स है, एलोवेरा जूस, ये हमारा प्रीबायोटिक की तरह काम करेगा। क्लोरोफिल डेली ग्रीन टैबलेट ये काम करेगी। न्यूट्री मिलेट मिलेट बार, क्योंकि उसमें बहुत सारे मिलेट्स हैं। न्यूट्री सपोर्ट पाउडर, ये हमारा प्रीबायोटिक की तरह काम करेगा। धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सब, ये प्रोडक्ट बैक्टीरिया को जिंदा रखने और उनको मीन्स हेल्दी बनाने, उनकी कॉलोनीज और ज्यादा बनाने के लिए जरूरी है। प्रोबायोटिक ये हमारा मेन है कि हमारे पास जो जो है, ठीक है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर टैबलेट जो है वो प्रोबायोटिक है, ठीक है। वो हमारे जो एक तरह से जो गट बायोम है उसको, वो खुद उसमें है, इम्यूनिटी बहुत है उसके। किट प्लस सिरप में गट इम्यूनिटी एक्सेस है, डाइजेस्टिव ड्रॉप में है, फ्रेशो टैबलेट में है, और इसी तरह से उदर निरोगी पाउडर, और उससे वो भी हमारा प्रोबायोटिक की तरह है। पोस्टबायोटिक, पोस्टबायोटिक में देखते हैं क्या क्या इन्होंने दिया है। शिलाजीत प्लस जूस है, सेलुलर हीलिंग करता है, ठीक है। यानी कि एक तरह से जब वहां पर गट में जो बायोम है उनको जिंदा रखने के लिए, उनको अच्छा फ्लोरा देने के लिए क्या चीजें होनी चाहिए, तो सेलुलर हीलिंग करता है ये। च्यवनप्राश है, ये भी इम्यून और गट को रिपेयर करता है। स्ट्रेस, जो अश्वगंधा टैबलेट है वो स्ट्रेस गट एक्सिस को हीलिंग करती है। लिवर डिटॉक्स टैबलेट, लिवर सपोर्ट टैबलेट, ये पोस्टबायोटिक की तरह काम करते हैं। स्किन डिटॉक्स, सी बकथॉर्न। यहाँ पर एक चीज आएगी, एप्पल साइडर विनेगर, वो भी हमारा पोस्टबायोटिक की तरह है। ये प्रोडक्ट बॉडी को हील करते हैं, ये फाइनल। तो हमारे प्रीबायोटिक को बताया, थोड़ा बैक्टीरिया का खाना होता है, प्रोबायोटिक बैक्टीरिया खुद होते हैं, पोस्टबायोटिक बैक्टीरिया को जो फायदा करे वो होता है। जैसे एग्जाम्पल की तरह खाद जो है वो प्रीबायोटिक है, पौधा जो है प्रोबायोटिक है, और फूल और फल जो आएंगे वो पोस्टबायोटिक होंगे। डॉक्टर्स में स्टाइल गट को पहले खिलाओ फिर गट को खाओ। थैंक यू सो मच। अभी आप में से जो चाहते हैं कुछ शेयर करें तो शेयर कर सकते हैं। ये लंबा होने की वजह से हमारे साथी जो थे वो शायद जा चुके हैं हमारे साथ से। चलिए, तो थैंक यू सो मच। टाइम तो बहुत ज्यादा हो चुका है, 9:30 हो रहे हैं, और इस सेशन में आप साथ में बने रहे इसके लिए आप सबका थैंक यू। और ये चीज ही थी जो हम अपने कंज्यूमर से, अपने क्लाइंट से शेयर करेंगे, हर एक फैक्टर्स उनका ठीक करने को कहेंगे, और उनको जल्दी अच्छी रिवर्सल ऑफ डिजीज, ज्यादा रिकवरी करवाएंगे उनको, एक तरह से हॉलिस्टिक हीलिंग देंगे, और हम प्रॉपर वे में ठीक हो पाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। ओके मैम, मैम है हमारे साथ में, वो जरूर जरूर बोलेंगी कुछ। हाँ प्लीज अनम्यूट कीजिए। नमस्ते नेचर मैम। टीचर।
मैम थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा सेशन रहा, वाकई में बहुत अच्छा था। और आपने जब वो मॉर्निंग में जो हार्मोन की बात करी थी, मैंने तब भी हैंड रेस किया था। तो मेरे को ये जानना है कि जो मेलाटोनिन आप बता रहे थे, नहीं, कॉर्टिसोल, जो सुबह सुबह होता है रिलीज, तो हमारे उठने के बाद होता है या वो अपने टाइम से हो जाता है? वो उसका टाइम, अगर हम सुबह जब सूरज उगने के बाद उठेंगे तो वो नहीं रिलीज होगा, अच्छा नहीं रिलीज होगा वो होगा ही अच्छा, नहीं। अगर हम सोते रहेंगे तो वो तो मेलेटोनिन हो रहा है ना वहां पे, मीन्स तब हमारा कॉर्टिसोल नहीं रिलीज होगा अच्छा। तो सूरज से भी पहले? सूरज से पहले उठना चाहिए हमें, सूरज जब उग रहा होता है तब हमें उठना चाहिए, अच्छा, जब वो चलो ठीक निकल है। रहा होता है। हमने थैंक यू सो मच। शायद 7 बजे तक उसमें दिया हुआ है कि 7 बजे तक हमें लास्ट उठ जाना चाहिए। तो सात तो हमें मतलब जैसे सूरज एक टाइम पे जाके ना 7 बजे उगने लगता है। तो मैम हम तो मॉर्निंग मंत्रा वाले हैं, हम तो 6:30 से भी पहले उठ जा रहे हैं। हाँ, हमारा तो अच्छा रिलीज हो रहा है। और हर कहीं पर हमें वो ये देखना है कंसिस्टेंसी। अगर हम एक दिन नहीं उठे हैं तो हमारी बॉडी को तो आदत पड़ी हुई है, वो रिलीज करेगी। लेकिन हम 2 दिन नहीं उठे, फिर 2 हफ्ते नहीं उठे, फिर 2 महीने, तो वो बॉडी भूल जाएगी रिलीज करना। अच्छा, ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। हर हर चीज में वही आएगा, कंसिस्टेंसी। हमें बार बार अगर डिस्टर्ब करेंगे तो सर्काडियन रिदम, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाएगी हर चीज के लिए। तो हमें ज्यादा अच्छा करना है, कभी कभी खराब भी कर सकते हैं हम। यस मैम। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम आज का सेशन सीरियसली बहुत ही अच्छा रहा। आपने हेल्दी रूटीन पूरा बताया, किस तरह से हमें अपनी लाइफस्टाइल एक्चुअल में जीनी चाहिए। और आपने सबसे पहले स्लीप का बताया, हमें एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस बताई, फूड कैसे लेना है, और वाटर इनटेक बताया। फिर उसके बाद जो भी एक एक पॉइंट बताया ना, वो हर एक इंसान के ऊपर अगर वो सही से लागू करे तो वो एक एक्चुअल में हेल्दी लाइफ जी सकता है। और हम खुद अपने अपने इस चीज़ को समझकर इसको अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में, और अपनी फैमिली के साथ इसको शेयर करेंगे, तो डेफिनेटली जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हो रही हैं, हम अपने साथ साथ अपनी फैमिली को उससे क्योर कर सकते हैं। बाकी हर एक पॉइंट बहुत ज़बरदस्त था। जिसने लास्ट तक ये सुना है तो वो तो अप्लाई करे और मैजिक देखे अपनी लाइफ में। बहुत ही अच्छा सेशन था मैम। थैंक यू सो मच। इस तरह के छोटे छोटे सेशंस लाते रहिए बीच बीच में, तो हमें याद भी रहता रहेगा। हाँ, हम सबको एक दूसरे से बहुत नॉलेज मिल रही है, और जब बार बार रिकॉल होता रहेगा तो हम सब समझ ही जाएंगे उसको। यस थैंक मैम, यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। यस, मोहम्मद हुसैन सर। नमस्ते नेचर मैडम। नमस्ते नेचर। आपका सेशन अल्टीमेटली सुपर रहा मैडम। इसमें जो मेन थिंग है, जो अपने गट माइक्रोब के लिए बोले हैं आपने, ये अपने जो भी एसोसिएट्स है, इसका माइक्रोब अपन जो भी अपना फूड स्टाइल है, अपन खान पीन का जो भी तरीका है, अपन जीने के लिए जो भी खा रहे हैं, अपने जिस्म में जो भी गट में है माइक्रोब्स, उसको भी हर दिन कुछ अच्छा खाना देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बारे में आप जो भी बोला है, अच्छा अच्छा बोला है मैडम। ये भी हर हर वो व्यक्ति ध्यान से अपने गट सिस्टम को सही रखना है। अल्टीमेटली अच्छा रहा मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। यस आफरीन मैम। यस मैम, बहुत ही शानदार। मतलब मैम, इतनी चीजें आज आपने सिखाई है ना। मैं खुद दूसरों को सिखाती हूँ, तो आज तो मैं आपसे सीख रही हूँ मैम। फिटनेस और लाइफ स्टाइल की बातें आज जिस तरह से आपने समझाई मैम, वाकई मैम जबरदस्त थी। और जितनी स्लाइड्स आपने आज दिखाई है ना, सब मैंने सेव कर ली हैं, सारी मेरे काम आने वाली है। थैंक थैंक यू यू, सो मच मैम। थैंक यू, और थैंक हम जरूर से, अभी तक तो हम लोग चल रहे हैं डिसिप्लिन से आपके साथ, मॉर्निंग मंत्र लेकर अपना कॉर्टिसोल डाउन कर रहे हैं। अब और अच्छे से करेंगे। थैंक यू लोगों सो तक पहुंचाना भी है। पहले तो हमें एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर बनना है। जहां मच। जहां भी हम लोगों को नजर आ रहे हैं वहां हमें और ये पहुंचाना है वहां तक। थैंक यू मैम। यस। तो थैंक यू एवरीवन, अब इसको एंड करते हैं।
कल संडे है और कल सुबह में हमें मिलना है, फिर हमारे वेंसडे में और हमारे सैटरडे में ऐसे सेशन होते रहेंगे। और जैसा सर का ये प्लानिंग है, वो चाहते हैं कि ऑटोमेशन हो, और जिस तरह का ये जो हमारा प्लान हमारे गुफरान सर देने वाले थे, मोहसिन सर तो हमेशा से दे सकते हैं लेकिन वो बिजी रहते हैं, शायद इसलिए वो नहीं प्लान दिया था, लेकिन इस बार मोहसिन सर का प्लान बहुत अच्छा हुआ था। तो इस तरह से हम प्लान में भी देंगे और ऐसे सैटरडे के सेशन भी हम करेंगे सब मिलके। थैंक यू एवरीवन।